Hello everyone, very good morning. I'm audible, guys. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, so any doubt in the previous lecture? We are dealing with the preamble. Preamble हम पढ़ रहे थे. कोई doubt है previous lecture के अंदर तो please ask me. ठीक है, ऑल क्लियर. तो प्रेम्बल ने हमने ये पढ़ा था कि देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसके अंदर हमने सोवरेन तो पढ़ लिया है, अब हमें सोशलिस्ट पढ़ना है, सेकुलर पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पढ़ना है क्या होता है, और रिपब्लिक पढ़ना है क्या होता है. जस्टिस हम पढ़ चुके हैं, लिबर्टी हम पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी पढ़ चुके हैं, फ्रेटर्निटी हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं, राइट. Sir, one doubt with respect to liberty discussed in the previous lecture. Preamble give us positive concept of liberty and to secure all its citizens is also said in the preamble so that liberty of thought expression, belief, faith, and worship are liberties are taken only from the perspective of the state, or is this restricted liberty applicable to individuals also? Yes, liberty हमें provide हो रही है ना. Liberty is provided to the individuals only, right? लिबर्टी आर टेकन ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट. मतलब कौन प्रोवाइड करेगा लिबर्टी? प्रोवाइड कौन करेगा? लिबर्टी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. State is the one who is formulating the rules and regulations. So state will provide us the liberty, but state will provide the liberty in a very positive notion. ठीक है, will not provide the 100% liberty. It will provide us the liberty with certain restrictions. Liberty, as we say in the fundamental rights comes with restrictions. नीलेश, नितेश, कोई डाउट है इसके अंदर? नितेश, वेरी गुड मॉर्निंग. दिव्या, ठीक है. तो आज संडे और संडे को अपन को जोश से स्टार्ट करना है थोड़ा सा, है ना. देखो, मॉर्निंग की क्लास अगर अच्छी हो जाए ना तो पूरा दिन अच्छा निकलता है. आपने देखा भी होगा 4-5 दिन से आप अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे. अगर मॉर्निंग के अंदर अगर आप एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, कि आपका ब्रेन वर्क करने लग जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है. मॉर्निंग ऐसी उदास भरी निगाहों से अगर स्टार्ट करोगे तो दिक्कत रहती है, राइट. तो मॉर्निंग में आपको सबसे अपना 100% देना चाहिए जिससे कि मॉर्निंग आपकी अच्छी निकले और पूरा का पूरा टाइम. इसीलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस पहले मॉर्निंग में पढ़ाता था, ठीक है. अब इंडियन एक्सप्रेस तो शिफ्ट हो गया 12 PM पर, राइट. बट ये क्लास जो है मॉर्निंग के अंदर इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्लास आपका मैं किसी क्लास के बाद पढ़ाऊं, ठीक है. क्योंकि क्लास के बाद पढ़ाने में थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है. दिन में तो सो लेते हैं, ठीक है, तो एनर्जी वापस गेन कर लेते हैं. पर जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाता आपको, उसके बाद ये क्लास लेता तो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा गलत हो जाता है, राइट. तो मुझे ये था कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से, जब आपका भी फ्रेश माइंड हो, मेरा भी फ्रेश माइंड हो, पूरा का पूरा इसको इस तरह से सुबह ले, ठीक है. और शाम का क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे कि आपका एक शेड्यूल बन जाए, ठीक है, आप बन जाए कि 8 बजे है और उधर 8 बजे है, राइट. इससे लेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई बच्चे 10 बजे सो जाते हैं इस तरह से, राइट. सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा कम कर लेंगे, 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 7:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे क्लास, राइट. चलिए, तो सब कुछ बड़ा ही मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से मैंने सोच कर ये कोर्स कराया, ठीक है. पिछले कोर्सेज में जो गलतियां हमने करी थी वो हम रिपीट नहीं करेंगे. हम लगातार इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है. इस कोर्स में जो गलतियां होंगी वो अगले कोर्स में नहीं होंगी. इस कोर्स में चाहता हूं मैं कि मिनिमम गलतियां हो, राइट. इसी तरह का अप्रोच आपको भी अपनाना चाहिए कि जैसे आप पहला टेस्ट देंगे, ठीक है. सर बार बार टेस्ट पे रहता है. टेस्ट नंबर 1 25 को जो टेस्ट होगा, पहला टेस्ट, उसके अंदर जो गलतियां होंगी वो टेस्ट 2 के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है. उसके अंदर जो गलतियां होंगी वो टेस्ट 3 में नहीं होनी चाहिए. हमको रिफाइन करते रहना चाहिए हमें, है ना. हमको फिल्टर करना चाहिए अपने आप को. दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन कि ये क्या है, प्रेम्बल क्या है, ये अपन इसके अंदर समझ रहे थे. और प्रेम्बल के अंदर हमने सोवरेन पढ़ लिया था, ठीक है ना. सोशलिस्ट हमको पढ़ना है. व्हाट इज सोशलिस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. किसी को कोई डाउट है जस्टिस के अंदर, लिबर्टी के अंदर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसके अंदर जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेस्ट के अंदर. ठीक है, सभी अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ो और बिटवीन द लाइंस भी क्वेश्चन आएंगे. सोच कर देखो, मतलब ये ध्यान रखना बिटवीन द लाइंस भी क्वेश्चन आएंगे. ऐसे नहीं कि जो पढ़ा है वही आएगा, ठीक है. एक्ट्स में तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते इनोवेशंस, बिकॉज एक्ट्स में तो जो है वो है, ठीक है. बट बिटवीन द लाइन भी क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो तुमको पढ़े नहीं है, जानबूझकर मैंने नहीं पढ़ा है और उसको डाल दिया है क्वेश्चन के अंदर, जिससे अपना दिमाग लगाओ. ऐसा है ना, कभी नहीं पढ़ा हुआ आ जाए तो फिर कैसे करोगे. तो टेस्ट इस बेसिस पे बना है कि आपको गुडी गुडी फील ना हो कि हाँ साहब हमारा हो गया, कोर्स हो गया, पूरा मजा आ गया, टेस्ट में आउट ऑफ आउट नंबर है. नहीं, इस तरह का भी टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस मेजोरिटी ने डाले, कुछ क्वेश्चंस डाले जो मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा है कि इसको टेस्ट में पूछूंगा तो देखते हैं कि तुमको नहीं पढ़ा हुआ तुम कैसे अटेम्प्ट कर दो. दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्योंकि एग्जाम के अंदर ही समझो कि सिर्फ 40% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि तुमने पढ़े हुए हैं, बाकी के सब तुमको गैस वर्क करने पड़ेंगे. 60% मतलब एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके अंदर नए क्वेश्चन होंगे, राइट. उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है. पर आप जब 5,000 क्वेश्चन करके जाओगे मेरे द्वारा, ठीक है, 5,000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, राइट. या फिर 3-4 हजार तो करा ही दूंगा मैं तुमको क्वेश्चन. उसके बाद जो तुम्हारा रिफाइंड वर्जन निकलेगा वहां पर, ठीक है, तो वो चीजें टैकल हो जाएंगी, राइट. इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो वो चीजें टैकल हो जाएंगी.
हाँ, करंट अफेयर्स भी आएंगे, 1 से 10 तक के करंट अफेयर्स कर लें आप लेक्चर। करंट अफेयर्स को डालने का ये मतलब है जिससे कि आपका करंट अफेयर्स साथ साथ चलते रहे। तो यूट्यूब पे से देख लें 1.5 ईयर के 1 से 10 लेक्चर्स आप देख लें अच्छी तरह, उसके पीडीएफ बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर्स पे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर देवयानी, राइट। क्यों नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, यूपीएससी में होती तो है, ठीक है। तो वही यूपीएससी का बटन रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और जितनी नेगेटिव मार्किंग होती है वो होगा, राइट, ठीक है। बट यू ऑल शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस टेस्ट, है ना। जो भी टेस्ट लेना है ना, सारे बहुत सारे टेस्ट लेंगे, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है हर तीसरे दिन टेस्ट, हर दूसरे दिन टेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन करते रहे, मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चन कराता रहूंगा, राइट। वंस पॉलिटी विल गेट कंप्लीटेड है तो हम पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस 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 करते रहेंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस जितने में दुनिया में बने हुए हैं ना क्वेश्चन, सारे के सारे कर देंगे। डोंट यू वरी अबाउट दिस, सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने करवाने की कोशिश करूंगा। फिर अपन उसको पॉलिटी को क्या होगा, जैसे पॉलिटी खत्म होगी, ठीक है, आई थिंक 10th तक खत्म हो जाएगी, 10 से 15 के बीच में खत्म हो जाएगी। जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो उसको अपन रिवीजन मोड में लगा देंगे, इसको छोड़ना नहीं है। हम अप्रैल तक इसको लेकर चलेंगे, है ना, रिवीजन मोड के अंदर, रिवीजन मोड में लगाते रहेंगे। इसके बीच में रिवीजन मोड कैसे होगा, बीच बीच में तुमसे एक फुल लेंथ टेस्ट ले लिया, कभी कभी 30 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, कभी 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया, कभी 40 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया। ऐसे बीच बीच में मैं टेस्ट देता रहूंगा तुमको, जिससे कि तुम्हारा यू शुड बी ऑन द टोज, ठीक है। आपको हमेशा टोज पे रहना है, तभी जाकर चीजें कंप्लीट होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। हम यहाँ पर ये पढ़ लिए थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हमको सोशलिस्ट पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज सोशलिस्ट, हमको ये समझना आना चाहिए कि सोशलिज्म क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सोशलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, यस, सबसे पहले ये समझो सोशलिज्म क्या होता है ना बच्चों। और अगर हम बात करें तो देयर आर टू आइडियोलॉजीज, वन इज सोशलिज्म एंड अनदर इज कैपिटलिज्म। अगर हम देखें, और कोल्ड वार जो हुआ था, राइट, कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो कोल्ड वार चला था, जिसमें शीत युद्ध बोला था कि आपस में लड़ेंगे तो नहीं पर फिर भी लड़ेंगे, ठीक है ना, चुपचाप चुपचाप लड़ेंगे, राइट। एक तरह से क्या है कि आपस में अंदर सिर्फ एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है, कि आपस में आके लड़ लिए, राइट, ऐसा नहीं होगा, फिजिकल फाइटिंग नहीं होगी, पर नाराज दोनों बराबर के हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो आइडियोलॉजीज निकली थी यहाँ से, ठीक है, और हम कहें कैपिटलिज्म के कारण ही एक सोशलिज्म आइडियोलॉजी इसके अंदर निकली थी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आइडियोलॉजीज जो वो पर्सनैलिटीज होते हैं उन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दे आर सर्टेन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, जैसे मार्क्स एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, ठीक है। जैसे चलो गांधी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, राइट, है ना। जैसे अंबेडकर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, राइट। तो इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के ऊपर वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, एक्स्ट्रा, एज ए एक्स्ट्रा, राइट, जिससे कि आप इन पर्सनैलिटीज को अच्छे से समझें, राइट। ये इथिक्स में हम पढ़ाते हैं, पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मार्क्स के ऊपर, गांधी के ऊपर तो कर ही दूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आ गया था मार्क्स और गांधी पे पॉलिटी के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये मार्क्स और गांधी भी आप देख लेना, आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मार्क्स और गांधी के ऊपर विद पीडीएफ, आप ये सब चीजें देख लेना एक बार, राइट। हो सकता है इस टेस्ट में नहीं आएगा, पर नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स और गांधी पे भी क्वेश्चन दे देंगे, राइट। चलिए तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो दो आइडियोलॉजीज आ गई वर्ल्ड के अंदर, एक कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होगा, एक कैपिटलिस्ट क्लास होगा और एक वर्कर क्लास होगा, ठीक है। और कैपिटलिस्ट क्लास का मेन मोटिव जो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि जितना ज्यादा प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो उतना ज्यादा कैपिटलिस्ट को मजा आएगा। और वर्कर इसके लिए काम कर रहा है ना, वर्कर इसके लिए काम कर रहा है। तो ये वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाएंगे कैपिटलिस्ट, क्योंकि देखिए अगर वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर का अगर जितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जितना ज्यादा इनका खून चूसेंगे, उतना ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा कैपिटलिस्ट को। तो वर्कर का बहुत ज्यादा ये क्या करने लग जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाएंगे। और इसी डायमेंशन में अगर ये एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो वर्कर्स की यूनियंस बनने लग जाएंगी, ठीक है। वर्कर क्या करेंगे, वर्कर रिवोल्ट करने लग जाएंगे। और रिवोल्यूशन जब होगा वर्कर का, तो बहुत सारे जगहों पर, ठीक है, यूरोप के अंदर एज वेल एज रशिया के अंदर, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो एक नई आइडियोलॉजी बनेगी कैपिटलिज्म के विरोध में, सोशलिज्म। सोशलिज्म जिसमें क्या है, जिसमें यहाँ पर कैपिटलिज्म में, अच्छा ये बताओ कैपिटलिज्म में स्टेट पावरफुल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बोले। नहीं होगा। नहीं होगा नहीं सर। होगा सर। ठीक है, यहाँ पर स्टेट पावरफुल नहीं होगा, देयर विल बी नो, मतलब स्टेट का पावर जो होगा सिर्फ प्रोटेक्शन होगा, राइट, है ना, प्रोटेक्शन करना होगा। सोशो इकोनॉमिक राइट स्टेट विल नॉट प्रोवाइड, बट सोशलिज्म के अंदर स्टेट विल बी मोर पावरफुल, स्टेट बहुत पावरफुल होगा। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी आई जिसके अंदर स्टेट के ऊपर सब कुछ हो, मार्केट के ऊपर कुछ ना छोड़े हम, मार्केट तो बर्बाद कर देगा ऐसे, जो ट्रिकल डाउन अप्रोच को नहीं मानता है,
है ना। वो कहेंगे कि स्टेट शुड बी मोर पावरफुल, स्टेट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, आपको मार्क्स का वीडियो दूंगा, उसमें बिल्कुल डिटेल के अंदर है। ठीक है, पूरा डिटेल के अंदर है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, जिसमें भी तुमको डाउट है सब पढ़ लेना। उसके अंदर 2 दिन मतलब आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन आने लग गए हैं। मार्क्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, गांधी के ऊपर भी आते हैं क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो सब बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, वो तुम सही कर दोगे तो उसमें मार्क्स सबके आ जाएंगे। राइट। तो हमको उन चीजों पे भी फोकस करना है। देखो बच्चों, हमको सुपरमैन बनना है। ठीक है, हमको ह्यूमन बीइंग नहीं बनना कि विद द लिमिटेड नॉलेज, नहीं। हमें नॉलेज जो होगा एक लेवल ऊपर रखना है सब एस्पिरेंट से। ठीक है, आपके कंपिटिटर से, जिससे कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाए जो आप कर दें, और उससे तुम्हारा मार्क्स गेन होगा। हर मेंस के अंदर, हर हर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ज्यादा आपको लाना है अपने कंपटीटर से। तो आप देखेंगे हर पेपर के अंदर 25 नंबर ज्यादा आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो हमें इस तरह के थॉट प्रोसेस रखना है। ठीक है। अभी देखो, अपन जितनी मेहनत करेंगे कोई नहीं करेगा, ये समझ कर देख लो। ठीक है, हम जितनी मैं तुमको करवाऊंगा उतनी कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, और कोई करेगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको एग्जाम में भी बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना माइंड के अंदर कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बेस्ट देना चाहिए हमको, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी उतना ही। अगर बेस्ट बनना है, आउट ऑफ आउट आना है, तो फिर उसके लिए उतनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत में कभी भी कमी नहीं छोड़नी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सोशलिज्म के अंदर एक स्टेट बन जाएगा, है ना, एक स्टेट बन जाएगा, और स्टेट इज ऑल पावरफुल। ठीक है, और स्टेट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिसोर्सेस को। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि अब अगर ऐसा सिस्टम होगा, समझ कर देखो कि 5 लोग हैं, जिसमें अडानी अंबानी यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 लैंड के टुकड़े हैं, है ना। तो स्टेट अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी डिवाइड नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू नीड डिवाइड करेगा। कि भाई स्टेट कहेगा कि हम इनको, है ना, 4 रिसोर्स दे देंगे और तुम्हें एक ही रिसोर्स देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है, इनको नीड ज्यादा है, इनके पास लैंड ही नहीं है, तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज है। तो अकॉर्डिंग टू नीड स्टेट क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा चीजों को। तो यहां पर कैपिटलिज्म के विरोध में एक आइडियोलॉजी निकलेगी, थीसिस से एंटीथीसिस। ठीक है, एक आइडियोलॉजी निकलेगी, और उसको हम सोशलिज्म बोल रहे हैं। और वो सोशलिज्म क्या करेगा, सोशलिज्म कहेगा कि सारे रिसोर्सेज जो भी है ना, कि देश के अंदर सारे रिसोर्सेज है, उसको मैं कैप्चर कर लूंगा। ठीक है, मेरे ओनरशिप रहेगी उस रिसोर्सेज पे, और फिर मैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करूंगा। ठीक है, फिर मैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करूंगा। अब देखिए, यहां पर ऐसा करने के लिए आपको पता है कि स्टेट के अंदर एक डिक्टेटर चाहिए होता है, सोशलिज्म के अंदर एक डिक्टेटर चाहिए होगा। अदरवाइज क्या होगा, कैपिटलिस्ट जो होगा, अडानी अंबानी टाइप के लोग जो होंगे, ठीक है, हम मतलब एक सिंबलिज्म की तरह बोलते हैं उसको, है ना, थोड़ा सा दिल पे मत ले लेना इसको। ठीक है, कि सर अडानी मेरे चाचा जी लगते हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो उसके बारे में, राइट, ऐसा नहीं करना है ना, सिर्फ एक सिंबलिज्म की तरफ। ठीक है, तो स्टेट जो होता है वो क्या है, स्टेट जो है वो पावरफुल होगा उनसे, तभी जाकर डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, है ना। सोशलिज्म में मान लीजिए एक के पास बहुत सारी लैंड है। मान लो, देखो कैसा होता है सोशलिज्म का डायमेंशन, मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत के अंदर भी ये चीजें हुई हैं कि बहुत सारी लैंड है, मान लो उसके पास 1000 बीघा जमीन है। वो एक खड़ा होता है दूर दूर तक, इसका बोला ये सारा एरिया मेरा, देख, ऐसे करके, है ना। तो और एक आदमी है यहाँ पर सिस्टम के अंदर, इसी सिस्टम में, जिसके पास लैंड ही नहीं, लैंडलेस, कि भाई फुटपाथ पे सो रहा है। तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट आएगी इसके पास और कहेगी भाई बहुत हो गया तुम्हारा, तुम 40 बीघा पे रहो सिर्फ। बोले और फिर बाकी का, सर मैं बाकी का हम ले लेंगे तुम्हारा। अरे हाँ बिल्कुल, हम ले लेंगे तुम्हारा, और हम ले लेंगे बाकी का 960 बीघा जो है हम लेकर इन गरीबों में बांट देंगे। ये स्टेट का एटीट्यूड रहेगा। हमारे यहाँ पे भी लैंड रिफॉर्म्स में, कि जब ब्रिटिशर्स चले गए, जमींदार रह गए तो जमींदार के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, वो ओनर थे लैंड के, बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी। तो अब क्या करें, लैंडलेस को कैसे दें लैंड, तो हमने रिफॉर्म्स करे। कहीं रिफॉर्म्स अच्छे हुए, कहीं खराब हुए। यहाँ पे जैसे बंगाल के अंदर बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो गए, केरला के अंदर बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो गए, राइट, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, कहीं पे खराब हो गए रिफॉर्म्स, राइट, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर 960 बीघा जो है जमीन, ठीक है, वो क्या है, वो दूसरे लोगों में बांट दिया जाएगा। तो बोलेगा भाई तू इतना अमीर आदमी 40 बीघा से ज्यादा क्या करेगा, ऐसे देख देख के कि भाई देखो इतना, उसको बता क्या रहना है तो वो 40 बीघा में, ठीक है, बाकी का क्या करेगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड तुम रखो, बाकी का सारा स्टेट लेकर फिर कर लेंगे। जो हमारा वो हुआ ना, अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी ने जब करा कि पॉलिसी के अंदर, जब इंदिरा गांधी ने प्राइवेटाइजेशन जो था बैंक का जो था, उनका क्या कर दिया, बैंक को अगर आप देखेंगे, बैंक को क्या कर दिया, पूरा पूरा गवर्नमेंट ओरिएंटेड बना दिया। नेशनलाइजेशन।
नेशनलाइजेशन इज वेरी गुड, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर दिया है ना। नेशनलाइजेशन मतलब कि उसको जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट बैंक बना दिया। कुछ नहीं आता, अडानी अंबानी तुम सोचते हो बहुत बड़े आदमी, नहीं। गवर्नमेंट हमारी सबसे पावरफुल है, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करेंगे। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, लॉ भी नहीं बनाना है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करो कि भैया अडानी की रिलायंस, सॉरी अंबानी की रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड अब से गवर्नमेंट की हो गई, और दे दो उसको, खत्म काम, नेशनलाइज्ड हो जाएगी वो भी। तो नेशनलाइज कर सकते हैं हम रिसोर्सेस, है ना। तो पहले बहुत सारे बैंक थे, प्राइवेट बैंक, जो सिर्फ अमीरों को पैसा दिया करते थे, गरीबों तक पैसा ही नहीं आता था। तो इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट अप्रोच अपनाई, उनका सोशल बेस ही यही था, उनका वोटिंग बेस ही यही था, सोशल अप्रोच। ठीक है, तो उन्होंने सोशल अप्रोच हटाई, सोशलिज्म का अप्रोच, और उन्होंने कहा कि सारे ये बैंक है ना नेशनलाइज कर देंगे हम। नेशनलाइज कर देंगे मतलब गवर्नमेंट के हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट के हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी, और गवर्नमेंट के अंदर जाकर हम देखेंगे तो फिर वो लोगों तक, गरीब लोगों तक फैलाएंगे फिर चीजों को, है ना। गरीब लोगों को क्रेडिट पर, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, वो सब क्या होगा कि जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर पैसा जाए, जिसके अंदर एजुकेशन के अंदर पैसा जाए, इन फील्ड्स के अंदर पैसा जाए। राइट, इसलिए बैंक ही दे रहा है पैसा, तो बैंक को इस तरह से नेशनलाइज कर दिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ सोशलिज्म, हम सोशलिज्म को समझ रहे हैं, समझ गए। तो सोशलिज्म का ये अप्रोच हुआ। राइट, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो ये तो भारत का एग्जांपल है, हम बाहर का एग्जांपल देते हैं, रशिया। रशिया के अंदर जब सोशलिज्म पीक पे था ना बच्चों, तब यहाँ से बहुत सारे टेनिस प्लेयर जो थे ना, शिफ्ट होके चले गए कहाँ पर, अमेरिका में, कि अमेरिका के लिए खेलेंगे, अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, बहुत सारे टेनिस प्लेयर, आप देखना उधर, है ना। तो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये खेलते थे, रशिया के लिए खेलते थे। तो रशिया के लिए जब खेलते थे, जब उनको दिया रहता था ना 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए का चेक इनके पास नहीं आता था, इनके अकाउंट में नहीं जाता था, ये जाता था स्टेट के अकाउंट में। ठीक है, रशियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, और रशियन गवर्नमेंट कहेगी भैया ठीक है, 1 लाख से तू 30,000 रुपए ले ले, और बाकी क्या करे सर, बाकी का तेरे बहन भाई हम बांट देंगे। ठीक है, 70,000 रुपए बांट देंगे। तो हर रिसोर्स जो था दैट इज, है ना। तो ये कैसे करते थे, टैक्सेशन लगा के, भाई स्पोर्ट्स प्लेयर्स पे इतना टैक्स लगेगा, ऐसे करके, और वो टैक्स का पैसा जो रहता था वो बाकी के किसी और के अंदर बांट देंगे। दिस अप्रोच इज नोन एज सोशलिस्ट अप्रोच। आई होप यू आर गेटिंग दिस, जिसमें स्टेट इज वेरी वेरी पावरफुल, है ना। तो हमारा जो है, क्योंकि अब ये कहाँ पे वर्क करता है, ये समझो कि मान लीजिए कि एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे लोग पुअर है ना, गरीबी रेखा के नीचे है ना, बहुत सारे लोग, अब कुछ ही लोग अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो यहाँ पर फिर सोशलिज्म वर्क कर जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे सोशलिज्म वर्क कर जाएगा। जैसे हम कहें अमेरिका के अंदर सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, तो वहां पे सोशलिज्म लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सब कुछ क्या है, वहां पे सब कुछ कंपनीज हैं, कंपनीज अपने हिसाब से काम करती हैं। राइट, वहां पे अगर स्टेट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो इनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। पर हमारे जैसे देश के अंदर, ठीक है, ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है, अगर हम देखें तो सोशलिज्म अप्रोच इज गुड। ठीक है, हमको तो बोलना ही है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट है। अब सोशलिज्म का मतलब क्या है ये समझ में आ गया। सोशलिज्म का मतलब ये है, अगर हम डेफिनेशन पढ़ लें हम इसकी, तो बिल्कुल इट इज ए इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच मेजर इंस्ट्रूमेंट्स of social productions are placed under the ownership and control of the public authority in order to ensure that resources are properly utilized for the common good। ठीक है, तो सारा का सारा जो है वो किसके अंदर, पब्लिक अथॉरिटी के पास। पब्लिक अथॉरिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो हम जो है ना, सोशलिज्म का मतलब स्टेट कंट्रोल कर रहा है, स्टेट इज कंट्रोलिंग व्हाट, स्टेट इज कंट्रोलिंग द थिंग। ठीक है, ओनरशिप कंट्रोल जो है रिसोर्सेज का स्टेट के पास है, और स्टेट फिर उसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टेट इज पावरफुल एंटिटी विच इज कंट्रोलिंग दिस थिंग। जैसे हम कहे स्टार्टिंग के अंदर 1947 के बाद जब हमको आजादी मिली, तब हमने बिल्कुल सोशलिस्ट एजेंडा अपनाया पूरा। आप देखेंगे कोई भी चीज, किसी प्राइवेट कंपनी उसको उभरने ही नहीं दिया। प्राइवेट कंपनीज को कहीं पे भी कुछ भी प्राइवेट कंपनीज करती थी तो सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था स्टेट से, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर। Sorry, है ना। स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ता था, कुछ भी प्रोडक्शन का नंबर भी बढ़ाना है तो स्टेट से लाइसेंस लेना है, कुछ भी करना है स्टेट से लाइसेंस लेकर करना है। स्टेट का कंट्रोल है पूरा। कुछ कुछ सेक्टर ही तुम्हारे लिए खोले गए हैं, बाकी सब कुछ स्टेट है, एमएसएमई को दे रखे हैं, स्टेट को दे रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा टेंशन है। सोशलिज्म मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे सोशलिज्म है, और हम देखेंगे इसके कारण हमारी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है, हमारे अंदर इनोवेशंस नहीं हो रहा है, मेरिट टैलेंट, और इसको क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा दबाया जा रहा है, ऐसा होता है। और इससे आप देखेंगे ब्रेन ड्रेन भी हुआ हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा।
और उस वक्त सोशलिज्म की आवश्यकता भी थी, नहीं तो लोग बहुत गरीब है ना। अंग्रेजों ने हमको थोड़ा ना कहा कि भाई चलो तुमको खाया पिया छोड़ेंगे, हमको तो बिल्कुल पॉवर्टी के अंदर डाला, इलिटरेसी, पॉवर्टी, ये सब चीजें। तो उसके अंदर ये एजेंडा लगाना पड़ेगा, सोशलिज्म का एजेंडा। ठीक है। अब बट ये है कि हम सोशलिज्म का एजेंडा हमने लगाया, दैट इज करेक्ट कि 1947 के बाद लगाया, पर हमसे एक मिस्टेक हो गई साहब कि हम है ना सोशलिज्म को हटाते हटाते बहुत डिले कर गए। 1991 के अंदर हमने थोड़ा सा सोशलिज्म से दूर गए। अभी भी सोशलिस्ट ही हैं हम, ठीक है, बट 1991 से पहले वाला सोशलिज्म और अब वाला सोशलिज्म दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। तो हम थोड़ा सा सोशलिज्म से दूर गए। मतलब देखो सोशलिज्म क्या है, अगर सोशलिज्म को हम ऐसे कहें, एक मार्कर बनाए, यहाँ पे 0 रखें परसेंटेज के अंदर और यहाँ पे 100 रखें परसेंटेज के अंदर। ठीक है, 0%, 100%। तो 100% सोशलिज्म का तो मतलब है कि एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी दिखेगी नहीं, सब कुछ पीएसयू, कोई अडानी अंबानी कुछ नहीं, सब कुछ पीएसयू। और 0% अगर हम देखें सोशलिज्म का मतलब क्या है, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है, सब कुछ प्राइवेट के ऊपर है, सब कुछ मार्केट के ऊपर है, स्टेट इज नॉट पावरफुल, स्टेट बिल्कुल दबा कुचला सा स्टेट है, समझ रहा है। और 100% का मतलब स्टेट बहुत पावरफुल है, पब्लिक। तो ये जो है, अगर हम सोशलिज्म को 0 कर देंगे, मतलब मार्केट के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, तो क्या रहेगा आपके पास, कैपिटलिज्म। समझ रहा है। तो हम जब कहते हैं इंडिया इज सोशलिस्ट कंट्री, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम 100% सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। 100% सोशलिज्म को फॉलो करते तो अडानी अंबानी थोड़ी ना होते फिर। समझ में आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हम कुछ ऐसे होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ होंगे, कि हम 1990 पहले से 1991 से पहले यहाँ पर होंगे, फिर ये है। पर सोशलिज्म की तरफ हम इंक्लाइंड है, वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड द सोशलिज्म। इसका मतलब ये होता है सोशलिस्ट का मतलब। ठीक है, कि हम इंक्लाइंड है सोशलिज्म की तरफ। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे पीएसयू है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट ही नहीं है, नहीं, वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोशलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है। तो सोशलिस्ट जब हमने डाला वर्ड, कि हम वर्ड सोशलिस्ट डाले कि नहीं डाले, तो यहाँ पर इस तरह से बोला गया कि जे आर अम्बेडकर ने इसका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करा इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये बताना भी जरूरी होता है, प्रीलिम्स का है, पर ये समझ के देखो मेंस का ही चल रहा है तुम्हारा, मेंस भी इंक्लूड कर ही रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वो तुमको लास्ट तक खुद को पता चल जाएगा कि हाँ सर अब कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा हमको बस पेपर वेपर पढ़ना है और आंसर राइटिंग करनी है, मेंस का भी प्रिपरेशन हो, पर कहते सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है ना। तो ये देखो, द इंक्लूजन ऑफ टर्म सोशलिस्ट इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वाइडली डिबेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत ज्यादा इसका डिबेट करा गया। ठीक है, कि भाई हम सोशलिस्ट रखें कि नहीं रखें। मतलब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर फिर सोशलिज्म थोप रहे हैं, मतलब स्टेट को पावरफुल बना रहे हैं, स्टेट को। तो क्या ये एक तरह से थोपी हुई चीज नहीं हो जाएंगी क्या, सोशलिस्ट जो होगा, जब हम वर्ड जो सोशलिस्ट डालें कि नहीं डालें प्रेम्बल के अंदर। इसलिए हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर ओरिजिनल प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड था भी नहीं, ये सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी जो है। ठीक है, ये क्या है, ये आया है किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसके ऊपर डिबेट हुई सोशलिस्ट के ऊपर, और अंबेडकर इसके खिलाफ थे कि सोशलिस्ट मत डालो भाई, क्योंकि हम एक तरफ तो कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक तरफ कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ पीपल है, उसके ऊपर हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनके ऊपर थोप रहे क्या, सोशलिज्म, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे ओरिजिनल प्रेम्बल जो कॉन्टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ठीक है, उसके ऊपर पहले कहा गया था कि भाई सोशलिज्म डालते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का अप्रोच जो है ना, वो सोशलिस्ट अप्रोच है, सोशलिस्ट अप्रोच। और जवाहरलाल नेहरू वेरी वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस थिंग, ठीक है, दिस आइडियोलॉजी, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो वो चाहते थे कि सोशलिज्म आ जाए, सोशलिस्ट वर्ड आया, पर अंबेडकर चाहते थे कि नहीं आए, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि भाई देखो किसी के ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। यस। आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, हिमानी पूछे। हिमानी मैं एक वीडियो दूंगा तुमको मार्क्स वाला, उसके अंदर फिर होगा, क्योंकि वो इट विल टेक टाइम, है ना, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बीच में क्या है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स उसके अंदर बताए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए और इस तरह से। ठीक है, पर वो थोड़ा सा मीन्स ओरिएंटेड हो जाता है। तो आपको मैं दे देता हूँ वीडियो, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है वो, राइट। ठीक है, पर सर फिर सोशलिस्ट होते हुए हाउ कैन वी मूव टुवर्ड द कैपिटल, और फिर ऐसे तो सोशलिज्म एक बात चला ही जाएगा। ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ मूव नहीं हुए, अभी भी हमारी स्टेट पावरफुल है, पर इतनी पावरफुल नहीं है ना, ठीक है, जितनी पहले थी।
तो कहने का मतलब ये है कि समय के हिसाब से तो कुछ भी होता रहे, वो अलग बात है। 0 से 100 के बीच के अंदर हम 50 से ऊपर है, बस आप ये देखो, इसका मतलब हम सोशलिस्ट हैं। ठीक है, 1991 से पहले बहुत सारा था, मान लो 70 के आसपास होंगे, अब 60 के आसपास हो गए, ऐसे समझो। क्योंकि आइडियोलॉजीज को 100% अचीव करना तो मुमकिन ही नहीं है। कौन 100% सोशलिस्ट है, कौन 100% जो है कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट है या फिर कम्युनिस्ट है? कोई नहीं है। 100% थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म है तो अमेरिका के अंदर भी भाई 60-70% कैपिटलिज्म होगा सिर्फ। वहां पे भी तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार का कंट्रोल है। तो 100% तो कहीं भी नहीं होता, ये आइडियोलॉजीज है, आइडियोलॉजीज। इट कैन नॉट बी अचीव्ड। समझ में आ रहा है सबको? यस। आप लोग पूछ भी सकते हैं ना, मतलब बात करके भी पूछ सकते हैं। रितिका को क्लियर है? राइट, हिमानी है ना? हिमानी वो देख लेना, सोशलिज्म क्या होता है और कम्युनिज्म क्या होता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है इशू और टेक्निकल इशू है। राइट, इसको ऐसे हवा में नहीं बता सकता। चलिए, तो सोशलिस्ट का मतलब अपने को समझ में आ गया, व्हाट इज सोशलिस्ट, है ना? तो सोशलिज्म जो टर्म है, सोशलिस्ट जो टर्म है, इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले बहुत डिबेट हुई सब। और बी आर अम्बेडकर आर्ग्यू दैट इट इज अगेंस्ट द वेरी ग्रेन ऑफ द डेमोक्रेसी टू डिसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी द पीपल ऑफ इंडिया शुड लिव इन। कि हम अभी से कह देंगे सोशलिस्ट, तो गलत है। हमको फ्री छोड़ने दो, ठीक है, हम अपने आप चीजों को कर लेंगे। राइट, पर कहना कि सोशलिस्ट है तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो इवेंचुअली द फाइनल टेक्स्ट ऑफ प्रेमबल ओमिटेड द वर्ड सोशलिस्ट। बट आप देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वापस से सोशलिज्म को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, आई होप इफ यू आर थिंकिंग दिस वन कि सोशलिज्म क्या है, तो आप समझे सोशलिज्म क्या है। इंडिया का सोशलिज्म वैसा नहीं है जो कि रशिया का है कि स्टेट बहुत ही पावरफुल है, नहीं। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है। तो डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म, आहा, कुछ मिक्सचर है ये। ठीक है, मिक्सचर है हमारा, कि जिसमें लोगों की भी सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि स्टेट की ही करी जा रही है, स्टेट ही अपनी मर्जी करी जा रही है, नहीं। हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट सोशलिज्म है, रशिया का थोड़ा हार्डकोर टाइप का। हाँ, अब तो नहीं रहा है। राइट, मार्क्स के टाइम पर जब देख, ठीक है, तो मार्क्स के टाइम पर जब इसके अंदर रिवोल्यूशन हुए थे, रशिया रिवोल्यूशन के बाद स्टालिन आए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत तगड़ा हार्ड सोशलिज्म था। आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो हम सोशलिस्ट भी पढ़ चुके हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट। समझ गए? अब तीसरा जो होता है सोवरेन सोशलिस्ट के बाद सेकुलर। अभी सेकुलर वर्ड भी बड़ा खतरनाक है। और सेकुलर वर्ड जो होता है, सेकुलरिज्म जो है, ये एक्चुअली है तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म, पर हमने वेस्ट से डेराइव नहीं करा है, है ना? हमने अपना खुद का सेकुलरिज्म बनाया, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म हमने क्रिएट करा है। तो ये भी एक तरह से हमारे इनोवेशन ही, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलर। तो कभी ऐसे कहीं इट इज डेराइव फ्रॉम द वेस्ट, नो। डिबेट में होता है ना, सेकुलर वर्ड तो क्या है, वेस्ट है, वेस्ट का वर्ड है, यस वेस्ट का वर्ड है। बट हमने अपने हिसाब से इसको यूज करा, हमने उसका कॉपी पेस्ट नहीं करा है। आपको पहले ये पता होना चाहिए वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है ना बच्चों। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म किस तरह से उससे अलग है, और फिर हम किस तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं सेकुलरिज्म को, ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो एक्चुअली सेकुलरिज्म की कहां से शुरुआत हुई, मैं तुमको शुरुआत से लेकर चलता हूँ। ठीक है ना? शुरुआत से लेकर चलता हूँ, वेस्ट के अंदर किस तरह से सेकुलरिज्म बना, और किस तरह से वेस्ट जो है वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को मानता है। ठीक है, और इंडिया का नोशन ऑफ सेकुलरिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। किस तरह से 15 मिनट्स के अंदर सब कुछ तुमको वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म कंप्लीट समझा दूंगा। बट बिफोर दैट, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ये समझ लें अपन। सेकुलरिज्म क्या होता है? तो सेकुलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो पॉलिटी है ना, जो स्टेट है, ठीक है, पॉलिटी और स्टेट, उसको सेपरेट होना चाहिए किससे, रिलीजन से। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। स्टेट कोई रिलीजियस स्टेट नहीं होती, जैसे इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान 1956 तक सेकुलर था, 56 के अंदर वो इस्लामिक स्टेट बन गया। 1947 के बाद पाकिस्तान भी सेकुलर बना था कंट्री, है ना? ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। 1947 के बाद पाकिस्तान में सेकुलर, 1956 के बाद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि नहीं नहीं, बहुत सेकुलरिज्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, रिलीजन ओरिएंटेड रहेंगे, इस्लामिक ओरिएंटेड। तो वहां पर जो भी कानून होंगे, अब स्टेट और रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मतलब स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है।
तो मतलब स्टेट जो है कानून बना रहा है वो रिलीजन को ध्यान में रखकर नहीं बना रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो कानून बनते हैं ऐसे नहीं है कि भगवत गीता को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं या वेदों के ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, नहीं। पर पाकिस्तान के अंदर जो क्या बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, वो शरिया कानून जो है शरीयत लॉ को फॉलो करता हुआ, हदीस शरीयत लॉ इनको फॉलो करता हुआ कानून बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कानून बनाया है वो ऐसे बनाया जा रहा है। इस ईरान में कानून बनाया जा रहा है वो उस तरह से बनाया जा रहा है कि इस्लामिक लॉज को फॉलो करे। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग है। भाई स्टेट के अंदर रिलीजन को जबरदस्ती ठूसो मत, डालो मत, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कितना दूर है, कितना सेपरेट है, दैट इज द इशू। ये एक इशू है, कितना सेपरेट है। उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ सेपरेशन कितना है। एक तो 100% डिग्री ऑफ सेपरेशन है कि भाई कुछ इसके अंदर डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे दो नोशन ऑफ सेकुलरिज्म है, टू नेशंस ऑफ सेकुलरिज्म। एक तो वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म और एक इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन नोशन मतलब भारत ने अपना खुद का एक सेकुलरिज्म बनाया है। कभी भी आया कि सेकुलरिज्म हमने डेराइव करा है? तो नहीं भाई, डेराइव नहीं करा है। तो अब हम ये समझते हैं सेकुलरिज्म को मतलब समझ के स्टेट और रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भी कॉन्सेप्ट आया कहां से अपन नहीं समझते, है ना, कि वेस्ट के अंदर कहां से आया कॉन्सेप्ट ये हम समझते हैं। फिर हम समझेंगे वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है, ये अपन समझेंगे। तो देखो वेस्ट कल्चर के अंदर पहले अपन देखें तो 14th सेंचुरी से पहले तो डार्क एज थी पूरी। डार्क एज इसके अंदर है ना हर चीज दैट इज डिसाइडेड बाय द चर्च। जिसके अंदर यहाँ पर क्या थे, जो प्रीचर्स थे, ठीक है, वो डिसाइड करते थे कि क्या कैसा कानून होगा। पॉलिटी जो थी वो पूरी की पूरी अंडर द ग्रैप ऑफ रिलीजन थी। डार्क एज जिसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है? रिनेसांस मूवमेंट हुआ था उससे पहले, रिबर्थ मूवमेंट हुआ था उससे पहले, सब कुछ रिलीजन की कंट्रोल था भाई। रिलीजन बोलता था रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, रिलीजन के बेसिस पे होता था। और रिलीजन में कैसे, जैसे वहां पर जो भी सेल्फ वेस्टेड लोग थे वो बाइबल के अंदर लिखा कुछ और होता तो वो बताते कुछ और थे। और बोलते थे भगवान आया, जीसस क्राइस्ट आया, हमारे कान में कुछ बोल कर गए, तुमको बताएं। तो एक तरह से वो थे मैसेंजर। ठीक है, जो वो लोग थे। तो सब कुछ डिसाइडेड बाय द चर्च। एवरीथिंग, कुछ भी होगा कि सोसाइटी में क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, चर्च डिसाइड करेगा। कैसा लॉ बनेगा, चर्च डिसाइड करेगा। समझ में आया? किस तरह की इकोनॉमिक्स हुई, चर्च डिसाइड करेगा। सब कुछ चर्च डिसाइड कर रहा है। चर्च इज ऑल पावरफुल यूरोप के अंदर पहले। समझ में आया? पूरा रिलीजियस। तो अब लड़ाइयां भी होती थी भाई रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, है ना, सेक्टेरियन वॉर्स जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डार्क एज। अब धीरे 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 यहाँ पे रिनेंसा मूवमेंट आएगा, रीबर्थ मूवमेंट, रिनेंसा मूवमेंट। और लोग बाग इस डार्क एज से निकलकर क्या होंगे, यहाँ पर लोग बाग के अंदर आइडियोलॉजीज डेवलप होने लगेंगी। वो सोचेंगे अरे भाई बाइबल में तो कुछ और लिख रखा है, बाइबल के अंदर तो कुछ और लिख रखा है, और ये कैथोलिक चर्च तो गलत बता रहा है हमें, कैथोलिक चर्च ने तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रखी है। और इस तरह से बहुत सारे लोग जो होंगे, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो क्या करेंगे, कैथोलिक चर्च को अपोज करेंगे और खुद अपना तरह से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे बाइबल का क्या इंटरप्रिटेशन है। और उनको बोला गया प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च। अब प्रोटेस्टेंट चर्च बहुत सारे थे। प्रोटेस्टेंट चर्च नंबर 1, प्रोटेस्टेंट चर्च नंबर 2, अपने अपने हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, आइडियोलॉजीज निकाल रहे हैं। और यहाँ पर रिनेसांस मूवमेंट चल रहा है, रिबर्थ मूवमेंट चल रहा है, साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं। और प्रोटेस्टेंट चर्च रिलीजियस डायमेंशन में भी इस तरह से इनोवेशन हो रही है। और प्रोटेस्टेंट चर्च भाई अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, है ना, कि ये बोलता है कि भाई उसके अंदर ये लिखा है बाइबल में, ये बोलता है नहीं ये लिखा है, ये लिखा है। इस तरह बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्च निकले अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। अब फिर ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये कॉमन पर्सन। अब ये सोच रहा है भाई मैं कौन सा चर्च ज्वाइन करूं। तो ये जो पर्सन है इसको कहा गया कि भाई, क्योंकि रिनेंसा मूवमेंट आ गया था, डार्क एज चली गई थी, तो ऐसा कहा गया कि भाई इस आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज हिज ओन रिलीजन। इसमें स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए कि ये भाई ये किस रिलीजन को, किस चर्च को चूज करेगा, प्रोटेस्टेंट चर्च को, इसमें स्टेट इंटरफेयर ना करे। मान लो मैं यहां पर हूं नया, अब मैं देख रहा हूं कि भाई मैं किसको ज्वाइन करूं।
मुझे पता चला कि भाई स्टेट जो है वो किसको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेस्टेंट चर्च नंबर 1 को सपोर्ट कर रही है, तो मैं चल जाऊंगा इधर, मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे को फायदा होगा। पर ऐसा सिस्टम ना करके कि स्टेट किसी भी प्रोटेस्टेंट चर्च को सपोर्ट ना करे और इस बंदे को फ्रीडम हो कि कोई सा भी प्रोटेस्टेंट चर्च को अडॉप्ट कर सके, कि स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी प्रोटेस्टेंट चर्च और स्टेट शुड नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पर्सन कि भाई तू इसको चूज करके इसको चूज कर, ऐसा नहीं। ही शुड हैव द फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम टू चूज। समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोटेस्टेंट चर्च को चूज कर सकता है, और इससे अंदर कहा गया कि स्टेट को अलग रहना चाहिए किससे, रिलीजन से। स्टेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन, है ना। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजन के अंदर इस तरह से, जिससे ये बंदा जो होगा, जिससे ये बंदा फ्रीडम के साथ चूज कर सके अपनी कॉन्शियन के साथ ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियन, ठीक है। कॉन्शियन जो है अपनी अंतरात्मा के हिसाब से इन प्रोटेस्टेंट चर्च को चूज कर सके, नहीं तो वही वापस डार्क एज वाला सिचुएशन आ रहा है। तो स्टेट ने कहा दिया कि भाई ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तू भाई अपने हिसाब से देख ले कौन सा चर्च तेरे को अच्छा लगता है। और दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेकुलरिज्म। इस कॉन्सेप्ट को जो अपन ने कहा, इसको सेकुलरिज्म कहा, कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, ठीक है, इन द रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पर ये लोग है ना डार्क एज से होके निकले थे, डार्क एज से, जहां पर है ना बहुत ही ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं, साइंटिफिक डायमेंशन नहीं, इरेशनैलिटी, ठीक है, डार्क है सब कुछ, ठीक है। तो इनको क्या है, इनको बहुत ही, ये क्या है, बोल तन मन धन से सेकुलरिज्म का डायमेंशन इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कहा स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगी रिलीजन के अंदर, बिल्कुल नहीं करेगी। और इसको बोला गया वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो यहां पर अगर हम देखें कि दो तरह के सेकुलरिज्म आए, है ना। वेस्टर्न नोशन, पहले वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म आया और फिर इंडियन नोशन ऑफ, पहले हम वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म समझ लेते हैं, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। अब कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेस तुम्हारा वैसे ही बनेगा। तो तुम्हारा ऐसे राइटिंग में जरूर लिख सकते हो तुम, प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछने वाला। तो देखिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज ए नॉन इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स और सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। और सेपरेशन कैसा हो, कंप्लीट सेपरेशन भाई, मतलब देखना ही नहीं है, इधर की तरफ बैक कर ली, ठीक है, इधर आंखें और इधर रिलीजन, देखना ही नहीं है रिलीजन की तरफ। मतलब एक तरह से जैसे रिलीजन को छूत की बीमारी हो, एक तरह से एपैथेटिक एटीट्यूड, एपैथेटिक एटीट्यूड कि भाई देखना ही नहीं, एपैथी, एपैथी टुवर्ड्स द रिलीजन, देखना ही नहीं है तुम्हारी तरफ। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई 4-5 रिलीजन हो, समझ में आ रहा है, 4-5 रिलीजन हो और ये रिलीजन बड़ा संकट में है कि भाई मेरे को मेजोरिटेरियन मेरे को मार रहे हैं, मैं खत्म हो जाऊंगा ऐसे। स्टेट स्टेट बोल देखना ही नहीं, देखना ही नहीं है, बोले स्टेट देखना ही नहीं है तुम्हारी तरफ, कोई अफर्मेटिव एक्शंस कुछ नहीं प्रोवाइड करना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, जिसमें स्टेट का एक तरह से एपेथेटिक एटीट्यूड रहा, एपेथेटिक एटीट्यूड रहा किसकी तरफ, रिलीजन की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म अगर हम कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न नोशन, सेकुलरिज्म बिलीव्स इन द न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द रिलीजन और समटाइम अपोजिशन। अब इतना हो गया कि रिलीजन को अपोज करने लग गए, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया, न्यूट्रलिटी विल कन्वर्ट इनटू द एपैथी। दिस अपोजिशन इज जनरली ऑब्जर्व्ड एज एपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन। मतलब एपैथेटिक मतलब कि स्टेट को मतलब ही नहीं सब कुछ रिलीजन, और ये कंप्लीट सेपरेशन मतलब एब्सोल्यूट सेपरेशन की तरफ पकड़ लग रहे हैं कि स्टेट करेगा ही नहीं इंटरफेयर। अब सोच कर देखो, जैसे भारत देश है, भारत देश है, तो वो तो भारत देश के अंदर बहुत सारे रिलीजन है ना, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस, ठीक है, बुद्धिज्म, पारसीज, ये सब है। अब अगर मान लीजिए पारसीज जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पारसीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना, बहुत तेज गति से, और आने वाले समय में हमारी कंट्री में पारसीज खत्म हो जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट जियो पारसी स्कीम चलाती है, तो ये हमारा तरह का सेकुलरिज्म है कि भाई हम क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है, और रिलीजन के अंदर अगर किसी रिलीजन को जरूरत लगी स्टेट की, वैसे तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वैसे तो हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल, कि सब अच्छे, पर अगर ये रिलीजन खत्म होने की कगार पे आ गया,
समझ रहा? अगर ये रिलीजन फिर रहेगा ही नहीं इस रिलीजन सिस्टम के अंदर, तो फिर हम जियो पारसी स्कीम चला देंगे। इसमें फिर इसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो वैसे तो स्टेट न्यूट्रल है टुवर्ड्स द रिलीजन, पर न्यूट्रल का मतलब एपेथेटिक नहीं है भाई। इतनी न्यूट्रल भी नहीं है कि सामने वाला खत्म हो रहा है और स्टेट देखती रहे, नहीं। स्टेट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्व धर्म संभव। सर्वधर्म संभव का मतलब समझते हो कि सारे रिलीजन यहां पर संभव है हमारे भारत के अंदर। अब संभव कैसे होंगे कि मान लीजिए कोई रिलीजन जो है वो खत्म हो रहा है, तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मान लीजिए कोई रिलीजन है उसका अंदर कल्चर, उसका कल्चर खत्म हो रहा है, उसका ये सब चीजें खत्म हो रहा है, बोले भाई मैं जाने वाला हूं, तो ये तो जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संभव कहां से रहेगा? तो इसको भी हमको बचाना है, ये हमारा अलग है डायमेंशन। ये हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग हो गया, इसको भी हमें बचाना है साहब। तो हमको इनको कुछ कुछ फ्रीडम ऐसी देनी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि कोई इनके ऊपर ऐसा नहीं कि भाई मेजोरिटी जो है वो हावी हो गई, नहीं। हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे देने पड़ेंगे जैसे आर्टिकल 25 की फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि सबको अधिकार है कोई सा भी रिलीजन चूज कर लो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ये हमको देने पड़ेंगे इनको। हमको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स देना पड़ेंगे। आर्टिकल 27, 28, 26 ये सब चीजें देनी पड़ेंगी, तभी जाकर ये चीजें मिलेंगी कि फंडामेंटल राइट्स। नहीं तो क्या होगा, ये धर्म बच ही नहीं पाएगा। तो हमारा सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि हम देख ही नहीं रहे साहब, वो मरा जा रहा है हम देख ही नहीं रहे, मरने दे भाई, ऐसा नहीं है। हम उसके अंदर इंटरफेयर कर देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज सर्वधर्म संभव। तो सारे रिलीजन सेक्ट रहे हमारे कंट्री के अंदर, हम ये चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम एक ही डायमेंशन में चले जाएं, बस एक ही रिलीजन हो हमारे कंट्री में ना। या फिर अपने हिसाब से देख लो साहब, जैसे वो था ना ए और बी, उसके अंदर कहते हैं कि भाई ए और बी को 0 मीटर पे खड़ा कर दो। इसी तरह से मान लो ए और बी रिलीजन है, जिसमें बी रिलीजन जो है उसको कोई दिक्कत है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बी को खत्म हो जाने दें, हम यहाँ पे भी अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड कर देंगे। या हम भी कहेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज होती है जो आपको समझने आनी चाहिए, ठीक है, कि माइनॉरिटीज जो होती है ना, माइनॉरिटीज, वो ब्रिटिशर्स चीज का फायदा उठाते थे। वो हमेशा साइकोलॉजिकल एक फियर के अंदर रहेगी, उनका दिल हमेशा धड़कता रहेगा कहीं मेजोरिटी वाले लोग ना भड़क जाए हमारे ऊपर। तो अगर मेजोरिटी लोग वाले हमारे ऊपर भड़क गए तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी कि हम हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हमेशा आप देखेंगे माइनॉरिटीज जो होती है ना, आप देख लें कहीं भी अगर हम देखें, बस्तियों में रहती हैं, बस्ती में मतलब एक साथ सारे लोग रहते हैं, घेटोस के अंदर, इसको घेटोस बोलते हैं, है ना, आपने देखा होगा। हमारी कंट्री के अंदर कहीं आपने सुना हिंदू बस्ती, नहीं सुना होगा, पर मुस्लिम बस्ती हर जगह मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि इनके अंदर साइकोलॉजिकल फियर है कि भाई हम कम है नंबर में, कहीं ये लोग आकर हमको मारना, इसलिए अकेले रहते हैं, इसलिए डरे डरे से रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या करेंगे, हमेशा अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते रहेंगे। पर क्या जो, अगर हम देखें सऊदी अरेबिया के अंदर मुस्लिम ऐसा रहेगा? हमेशा इनके अंदर फियर साइकोसिस रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट कुछ कुछ अफर्मेटिव एक्शंस इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे कि इनका क्या हो, जो साइकोलॉजिकल फियर है वो नहीं रहे। ठीक, कुछ कुछ अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसके कारण ये चीज जो है हम कर देंगे, हमारा सेकुलरिज्म इसकी इजाजत देता है कि पारसीज अगर खत्म हो रहे हैं तो पारसीज के लिए जियो पारसी स्कीम हम चला देंगे। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदू वाले बोले या मुस्लिम वाले बोले कि हम ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं। हमारा सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। हमारा सेकुलरिज्म ये है कि भाई हमको प्रोटेक्ट भी करना है उस रिलीजन को भी, उसकी हमको न्यूट्रल तो रहना है, उसके साथ प्रोटेक्ट भी करना है, पर इसके अंदर कोई ऐसे नहीं होनी चाहिए कि स्टेट जो है जानबूझकर किसी रिलीजन को कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। धर्मनिरपेक्ष का मतलब वही है कि अब धर्मनिरपेक्ष है, कि बिल्कुल मतलब नहीं है। और सर्वधर्म संभव का मतलब ये है कि आप सर्वधर्म संभव। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, धर्म एक चीज ये समझो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि स्टेट जो है
वो पार्सीज को सपोर्ट कर रहा है तो स्टेट ने मान ली पार्सी। नो, निरपेक्ष का मतलब होता है न्यूट्रल। स्टेट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स रिलीजन, न्यूट्रल है सर। बट स्टेट ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि लिबर्टी पूरी दे रखी है सबको, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से करो। अगर मान लो कोई मरने पे आ जाएगा तो उसको बचाना भी पड़ेगा स्टेट को। इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कि हम हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं पारसीज के रेस्पेक्ट में, या मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नहीं। भाई ये खत्म हो रहा है, तुम खत्म होगे, तुमको भी बचा लेंगे एक दिन, खत्म तो हो। समझा ना? ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, बिल्कुल समझो। देखो कंट्रोवर्सी अलग चीज है, ये जो न्यूज डिबेट पे सुनते हो तुम, ठीक है, अर्णब गोस्वामी के डिबेट के ऊपर या संबित पात्रा के डिबेट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये रवीश कुमार को, इनको सबको सुनता हूँ, ये सभी बायस्ड है, ये समझो। ये तुमको चीजें बताएंगे नहीं, सही चीज बताएंगे नहीं तुम्हें, और सही सही चीज बताएंगे नहीं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट रहेगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी तो दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें सुनना बंद करो पहले तो भाई। ये यूट्यूब पे इतना कचरा फैला हुआ है, इस यूट्यूब को सुनना बंद करो। यूट्यूब खोला ही मत करो, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के लिए खोलो और 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स के लिए। प्लीज बिलीव मी, अगर तुम ऐसी चीजें सुनते रहोगे ना, माइंड करप्ट ही रहेगा। तो करप्ट माइंड के साथ करप्ट ही लिखोगे उधर जाकर। क्या जरूरत है इनको सुनने की, बताओ? हम पढ़ा रहे हैं ना तुम लोगों को, एक्चुअली पढ़ा रहे हैं पूरा। कुछ नहीं कि साहब पापा के सामने बोले पापा न्यूज चैनल खोल के बैठा हूं। भाई न्यूज चैनल के अंदर कचरा भर रहा है तुम्हारे दिमाग में। आजकल का न्यूज चैनल कोई काम का नहीं रह गया। राज्यसभा टीवी देख लो ज्यादा से ज्यादा, वो भी थोड़ा बायस्ड होने लग गया है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये है कि भाई शौक में जैसे मूवी की तरह देखना है तो देख लो, पर फिर वो कचरा मत भरो दिमाग के अंदर प्लीज। और कचरा भरो तो अपने पास होगा, तो निकालो मत फिर पेपर के ऊपर, क्लास के अंदर, ऐसा नहीं निकालना है। तो सबसे पहला काम ये कर लो कि भाई अपने यूट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो आपके आईएएस के रिलेटेड है ना, वही चीज देखें। बहुत कैची लगती है ये चीज, क्यों वो कर रहा है इनको, तो इनके व्यूज के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सोच कर देखो, जो अच्छी चीज होती है उस पर व्यूज आते नहीं है। आप देखो इंडियन एक्सप्रेस पे देखो कितने कम व्यूज है, 500 से 600 व्यूज है सिर्फ। और कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर बनाने के अंदर, और कितना कंटेंट रहता है उसमें। कोई नहीं देखा, कंटेंट देखना ही नहीं है किसी को। आईएएस एस्पिरेंट भी नहीं देखा। जो अच्छी चीजें होगा उसके ऊपर व्यूज कम रहते हैं। और अभी कोई मैं वैसा वीडियो निकाल दें कोई जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए, अरे 1-1 मिलियन व्यूज तक चल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तुम इनके क्या हो, तुम इनके एक तरह से तुम्हारे दिमाग को इन्होंने कैप्चर कर रखा है कि भाई दो तो बातें इसके बारे में बोलेंगे, दो बातें इसके बारे में, अपना ये काम हो जाए कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। हमें क्या कर, 2 साल तक कंट्रोवर्सी से दूर रहो भाई। तुम हो ही नहीं उसके अंदर इन्वॉल्व, तुम जबरदस्ती आके कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां पे जाके नाच रहो। शादी में कुछ हो ही नहीं, तुम अब्दुल्ला बन रहे हो, वहां पर जाके नाच कर रहे हो। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नहीं तो हम यहाँ पे तुमको तुम्हारा माइंड साफ करते रहेंगे, तुम वहां से करप्ट करते रहोगे अपना माइंड। हम एक बात बताएंगे, तुम 4 बात उधर सुन लोगे, सोचोगे बहुत ज्ञानी हो गए। और ये चीजें जब रिफ्लेक्ट करती है ना इंटरव्यू के अंदर, ये जब चीजें रिफ्लेक्ट करती है बायसनेस, कि भाई पेपर के अंदर जब रिफ्लेक्ट करती है, और जब ना मार्क्स होते हैं, यार इंटरव्यू तो अच्छा गया था, पर वो इतना रिलैक्स कर देंगे तुमको इंटरव्यू में, जैसे तुम्हारे भाई बहन बैठे हो, जो मन की बात है वो आ जाती है। और मन की बात एक बार आ गई ना, तुम्हारा मन इतना करप्ट हो चुका है अभी, तो मन को सही करो। मन को कैसे सही करोगे? इन सब के, ये सब पॉल्यूटेड जो चीजें हैं इनको दूर रखो। क्या मिल जाएगा इनसे तुम्हें? बहुत कैची लगती है, बहुत अच्छा लगता है, टाइम वेस्ट होता है बट इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझो, वेस्टर्न इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म है, इट इज डेराइव बाय द सर्वधर्म संभव डॉक्ट्रिन, व्हिच मींस ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस सेक्ट इक्वली टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस इक्वली। इक्वली करना है कि एक ऐसा है, जैसे कि ऐसा है कि भाई न्यूट्रलिटी नहीं रखनी है। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मत रखो। न्यूट्रलिटी मतलब देख ही नहीं रहे। इम्पार्शियलिटी रखो, कि पार्शियल होकर कुछ काम नहीं करना है हमें। इम्पार्शियलिटी, पार्शियल होकर हमें कुछ काम नहीं करना है। स्टेट को पार्शियल होकर काम नहीं करना है। स्टेट पार्शियलिटी कर रही है कि एक रिलीजन के साथ तो कर रही है, दूसरे के साथ नहीं कर रही। और जो एपैथी है ना, एपैथी, उसकी जगह हमने हारमनी वर्ड चुना। ये बहुत अच्छी तरह से राधा कृष्णन ने ये बहुत अच्छी से तरह से एक्सप्लेन करा है कि वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म ने न्यूट्रलिटी चुना, हमारा न्यूट्रलिटी बन गया इम्पार्शियलिटी, हमने उसको इम्पार्शियलिटी बनाया। वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलर ने अपैथी चुना, हमने उसको क्या बना दिया? हमने उसको हारमोनी बना दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
समझ में आ रहा है? तो हम ये देखें कि इट इज डायराइव फ्रॉम द सर्वधर्म संभव डॉक्ट्रिन विच मींस ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस एक्ट इक्वली टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली। तो एस राधाकृष्णन जैसे इसके अंदर बोलते हैं, ठीक है, कि न्यूट्रलिटी, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म में जो वेस्टर्न की न्यूट्रलिटी थी वो बन गई इम्पार्शियलिटी, और एपैथी बन गई क्या, हार्मनी। और हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो गया सर्वधर्म संभव का, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये सेकुलर वर्ड भी सर, अच्छा सर इतना अच्छा है, ये तो सेकुलर वर्ड भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रेमबल के अंदर पहले, पर सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में भरा हुआ था। आर्टिकल 25 से लेकर 28 देखोगे तो ये सेकुलरिज्म ही है। तो सेकुलर वर्ड क्यों नहीं था प्रेमबल में? क्योंकि हमने कहा कि हमको जबरदस्ती की चीजें नहीं डालनी है। सेकुलर है तो सही कंट्री, 25 से 28 के अंदर है ना, तो हमने कहा कि हम जबरदस्ती डाल के कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि सेकुलर वर्ड को लोग बाग फिर वेस्टर्न वाले से समझ लेंगे। ठीक है, सेकुलर वर्ड को फिर लोग बाग क्या कर लेंगे, वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म समझ लेंगे। हमने जो कर रखा है, हमने आर्टिकल में डाल रखा है, तो उसको जबरदस्ती डालो मत इधर। पर आप देखेंगे फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से थोड़ा पॉलिटिकल जाता है कि सेकुलर वर्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले सेकुलर है तुम्हारा 25 से 28 है, तो जबरदस्ती इसको डालना कि ये बताना कि हम सेकुलर, अब वेस्टर्न वाला क्या सोचेगा, अरे वो वैसा वाला सेकुलर है। आप वेस्टर्न वालों को बोलो कि भैया ये पढ़ लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेकुलर, अच्छा सेकुलर मतलब रिलीजन को तो तुम बिल्कुल देखते भी नहीं हो उसकी तरफ, बोले नहीं भाई तेरी तरह नहीं, फिर उसको समझाते डोलो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो सेकुलर वर्ड पहले नहीं था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब सेकुलर वर्ड दो जगह है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 25 के अंदर है, एक प्रेम्बल में है। प्रेम्बल भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही मानेंगे इसको, है ना? आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आ जाए सेकुलर वर्ड कहाँ कहाँ दिखा तुम्हें, तो दो जगह है। एक 25 आर्टिकल के अंदर है, दिखा देता हूँ 25 आर्टिकल में कहाँ है। ये कुछ फैक्ट्स है ना, देखो ये लिख रखा है सेकुलर एक्टिविटी है, 25 आर्टिकल है, उसके अंदर लिखा है रेगुलेटरी। अब ये पढ़ाएंगे जब अपन 25 आर्टिकल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यही से इसी तरह से हम सेकुलरिज्म भी समझ, इस तरह से तुमको पढ़ना होगा भाई। आधा अधूरा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे। सेकुलर के ऊपर 3-4 क्वेश्चन में दे दूंगा एग्जाम के अंदर, इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म इसमें, ठीक है, तो उससे तुमको क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, अब जो पढ़ना है दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी अब अपन को इसके अंदर पढ़ना है, बस जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 1 मिनट है ना, मैं तो वो कुछ शॉर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अपन, ठीक है। किसी से सही करते हैं इसको, 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर अपन वापस आते हैं, डेमोक्रेसी अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, है ना, डेमोक्रेसी के बारे में अपन करते हैं। तो अभी समझ में आ रहा होगा फिलोसफी का मतलब क्या होता है। फिलोसफी का मतलब उसके पीछे थॉट क्या है साहब, ये फिलोसफी। तो जब हम फिलोसफी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि उसके पीछे का थॉट किस तरह से है, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे फाइनल हो गए हैं कि जिन्होंने एक बार अपना फीस जमा करा दिया है, ठीक है, और मतलब एनरोल्ड हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आप लोग सभी अपना एक टाइम टेबल मुझे दें, जिससे मैं जान पाऊं आप लोगों के बारे में कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं, राइट। कि टाइम टेबल के अंदर कैसे रहेगा, जैसे मेरा पर्सनल नंबर है 8788248734, ठीक है। ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर किसी और के पास होगा, उठाएगा कोई और, बट व्हाट्सएप मेरे पास है इसका, राइट। इस पे व्हाट्सएप कर दें, लिख कर, है ना, टाइप करके कि भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 से ये इतने बजे तक नहाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर ये करता हूँ, ये सब चीजें, एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ एक बार लिख कर दे दें, जिससे मैं आपके बारे में जान सकूं, ठीक है, और आपका एक टाइम टेबल मैं अपने हिसाब से सेट कर सकूं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी एनरोल हो चुके हैं वो सब प्लीज मेरे को एक बार ये दे दें, ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के बारे में जानने के लिए। और ये आज ही कर दे, आज ही जो कर देगा ये वाली चीज, ठीक है, डिले मत करा करिए कि किसी भी चीज को ना कल पे मत रखा करो। तो आज जो होगा, मैं भी बहुत चीजें डिले करता हूँ, ठीक है, मेरे को इसमें इम्प्रूवमेंट करना है बहुत ज्यादा, राइट। तो ये देखो कि आज जो भी कर देगा ना तो उसका 5 PM तक, ठीक है, बड़ा टास्क नहीं है कोई, 5 PM तक आप कर दें, तो 5 PM के साथ फिर मैं आपका सिलेबस मैं देख लूंगा, मतलब उसके अंदर किस तरह से आपका टाइम टेबल सेट करना है। अगर परफेक्ट होगा तो फिर परफेक्ट लिख कर दे देंगे आपको, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं, ठीक है। चलिए, चलो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना, फिर टाइम टेबल दे देंगे, बाकी आपकी इच्छा है, करें कि ना करें, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से एक बार फ्री हो जाऊं कि हाँ ठीक है मैंने तो कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है अपन ये समझते हैं, देखो सर, ये डेमोक्रेसी है ना, बड़ी खतरनाक चीज है ना। डेमोक्रेसी बड़ी खतरनाक चीज है। क्या है डेमोक्रेसी, समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें रियल सेंस के अंदर, डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट फ्रॉम द डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब रूल, ठीक है, ये रूल। डेमोस का मतलब पीपल, केवल पीपल का द्वारा रूल करा जाना, है ना। डेमोक्रेसी का अगर हम डेफिनेशन भी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा रहता है ना। ये अपन देखते हैं ऑफ द पीपल, राइट। ये डेमोक्रेसी के अंदर हम देख रहे हैं, राइट। बहुत ही अगर हम देखें बहुत ही लिमिटेड सेंस की डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी एक होता है कि भाई, अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को बताया, मेघा से पूछूं, अगर मेघा, मेघा व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, बताओ, डेमोक्रेसी क्या समझती हो मेघा। Sir, in limited sense, it is about the by the people for the people, and in broader perspective, it is अच्छा, ये तो मेरी विजन की स्टूडेंट ही निकल गई है, तुम तो फिलोसफी के स्टूडेंट हो ना विजन में, मेघा। हाँ सर। हाँ और हाँ, सर तुम तो आपने बता ही पढ़ाया दोगे। भी था ना वहाँ पे। हाँ 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 हाँ, तुम तो बता ही लगा दोगे, सही है। तो जीएस की भी स्टूडेंट थे क्या तुम, मेघा। हाँ सर, आपने पढ़ाया था, इकोनॉमी में भी बताई थी डेमोक्रेसी। अच्छा, इकोनॉमी में, चलो फिर तानिया से पूछ लेते हैं, तानिया प्लीज। सर डेमोक्रेसी मतलब कि रूल ऑफ पीपल, जहाँ लोगों के अकॉर्डिंग चलता है और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करती है। गवर्नमेंट जो कि लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि जर्मनी के अंदर एट द टाइम ऑफ हिटलर डेमोक्रेसी थी, तो तुम मान पाओगे इस चीज को। नो सर। थी डेमोक्रेसी, ठीक है तानिया। तो इसको कैसे अपन अब अगर मैं कहूँ तुमसे कि पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, तो भी अपन को थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या मतलब है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर भी है, समझ रहे हैं यस। ना। तो ये इसका मतलब कुछ है कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपन को इसको देखना पड़ेगा, राइट ओके सर। ना। तो उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो डेमोक्रेसी के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक तो वो कि जहां पर पार्लियामेंट है साहब, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट से बन रहा है, लोग इलेक्ट करके भेज रहे हैं लोगों को, और लोग को इलेक्शन से क्या हो रहा है, फिर वो यहाँ पर बैठ रहा है और ये कानून बना रहा है, ठीक है, ही इज फॉर्मिंग द लॉज, ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेसी का फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है ना, एक तरह से, अब यहाँ पर पार्लियामेंट से चुनकर, जो लोगों से चुनकर भेजा गया पार्लियामेंट में बंदा, और उसने लॉज बना दिए। पर लोगों से चुनकर ही तो हिटलर को भी भेजा गया था, और हिटलर ने क्या करा, आप देख सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं से डेमोक्रेसी तो नहीं कहोगे आप,
पर इलेक्ट तो क्या करा था, लोगों ने ही करा था। मतलब प्रोसेस तो वही फॉलो हुआ था कि जिसमें लोगों ने क्या करा, लोगों ने वोटिंग करी, वोटिंग करके लोगों ने क्या करा, हिटलर को इलेक्ट करा, है ना। और हिटलर ने क्या करा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ये होता है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों का इलेक्शन होता है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो यही हो रहा है कि पाकिस्तान में लोग इलेक्शन के अंदर इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट करके पर्सन बन रहा है, और फिर ये क्या कर रहा है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है। और कह रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम भी बोल रहे हैं वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, और जर्मनी एट दैट टाइम वाज आल्सो सेइंग दैट वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आ रहा है? पर हमको सर पच नहीं रहा है, डेमोक्रेसी हमको दिख नहीं रही है यहाँ कहीं। हमें यहाँ पे भी डेमोक्रेसी कहीं दिख नहीं रही है पाकिस्तान के अंदर भी। तो डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड इन द टू वेज। एक तो लिमिटेड सेंस की डेमोक्रेसी है, एक वाइडर सेंस की डेमोक्रेसी। ठीक है, लिमिटेड और वाइडर सेंस की डेमोक्रेसी होती है। लिमिटेड सेंस मतलब जिसमें सब प्रोसीजर तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है साहब, सारे प्रोसीजर है, प्रोसीजर के ऊपर फोकस करा हुआ है कि लोग बाग अच्छा सा इलेक्शन हो, लोग बाग इलेक्ट करें, पर्सन को भेजे ऊपर, पर्सन भेजें, और पर्सन क्या करें, फिर फॉर्म्स करें रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम के लिए, फॉर द पीपल करें। मान लो यहां पर तुमने कोई गलत पर्सन भेज दिया, या मान लो यहाँ के लोग ही गलत है सारे। ठीक है, जर्मनी में उस टाइम पर यह था कि भाई जूस को मारना है, ये लोगों के अंदर भी था कि जूस को यहां से भगाना है। तो लोगों ने ऐसा ही बंदा इलेक्ट करा जो जूस को मार दे, हिटलर को। हिटलर ने जूस को मार दिया, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? तो इसमें फिर डेमोक्रेसी तो आई गई। तो फिर दिक्कत क्या है कि लोग चाहते थे तो फॉर द पीपल हो गया, लोगों के द्वारा हिटलर को चुना, ऑफ द पीपल हो गया, बाय द पीपल हो गया, ऑफ द पीपल, पीपल के लिए काम कर रहा है। करा तो हिटलर ने तो पूरी डेमोक्रेसी को फॉलो करा, फिर भी हम कहते हैं नहीं साहब डेमोक्रेसी को तो नहीं करा सर, हम कह देते हैं ना। फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिकली हो रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे नहीं कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है, नहीं सर। ईरान जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है, नहीं सर। जबान ही नहीं आ रही सर, चल ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब इन सब कंट्रीज के अंदर, है ना, एट दैट टाइम जर्मनी के अंदर वहां पे डेमोक्रेसी थी तो सही, पर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के अंदर थी, सिर्फ प्रोसीजर फॉर्म के अंदर डेमोक्रेसी थी कि भाई एक ये होगा, लोग इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करके वहां पे भेजेंगे। अब वहां बंदा बैठकर क्या कानून बनाएगा और वो एंटी डेमोक्रेटिक कानून बना दे तो फिर सर ये बताओ एंटी डेमोक्रेटिक हुआ क्या, ये तो चलो प्रोसीजर है, इसका मतलब क्या हुआ फिर एंटी डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये समझे अपन। डेमोक्रेसी वाइडर सेंस के अंदर हमको समझनी पड़ेगी इसके लिए। तो डेमोक्रेसी जब हम कहें वाइडर सेंस के अंदर, है ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है वाइडर सेंस के अंदर कि आप की कंट्री कहें इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जब हम बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स फॉलो कर रहे हैं। कि आप ऐसे कहेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर आप कहेंगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। सिर्फ पार्लियामेंट होने से, कानून बनने से, वो तो भाई हिटलर के टाइम भी होता था, वो तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। पर पाकिस्तान को हम डेमोक्रेसी नहीं कह रहे, क्यों? रीजन है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है। सर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, फिर हमें ये बताओ आप। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ये होते हैं जहां पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो, हर एक की डिग्निटी हो, जहां पे रिलीजियस प्लूरलिज्म हो, जहां पर सेकुलरिज्म हो, जहां पर मल्टीकल्चरिज्म हो, जहां पर इक्वलिटी हो, जहां पर जस्टिस हो, जहां पर फ्रेटर्निटी हो, जहां पर डिग्निटी हो इंडिविजुअल की, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रिलीजियस प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, किसके अंदर हो? लोगों के अंदर हो। अगर भारत के देशवासियों के अंदर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होंगे तब ट्रू सेंस के अंदर भारत डेमोक्रेसी बन पाएगी। हमारा सिर्फ इलेक्शन करने से, वोट दबाने से नहीं, वोट तो फिर तुम उसको ही दबाओगे ना जो एंटी डेमोक्रेटिक है, अगर तुम खुद एंटी डेमोक्रेटिक हो तो। अगर तुम्हारे खुद के अंदर मल्टीकल्चरिज्म नहीं है तो तुम किसको इलेक्ट करोगे? उस पर्सन को इलेक्ट करोगे जिसमें मल्टीकल्चरिज्म नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र होता है, पर डेमोक्रेसी का वाइडर सेंस का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल शुड बी देयर इन द सिस्टम। सिस्टम जो बना हुआ है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं वो अगर डेमोक्रेटिक होंगे तो वो इलेक्ट भी डेमोक्रेटिक को ही करेंगे ना भाई।
समझ में आ रहा है? तो डेमोक्रेसी को अगर हम लिमिटेड सेंस के अंदर बोले, लिमिटेड सेंस और वाइडर सेंस के अंदर, अगर लिमिटेड सेंस में बोले तो इसका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, है ना, इलेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। ये तो हिटलर के टाइम भी था। इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकम मोर इंपॉर्टेंट, आइडियल्स और वैल्यूज नहीं थी, पर वहां पर वो कुछ भी कानून बना रहा है, वो एंटी डेमोक्रेटिक कानून बना रहे सारे, कि ज्यूस को मार दो। डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो तो ये बोलते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए साहब, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए, रिलीजियस प्लूरलिज्म, ये चीज होनी चाहिए। और ये चीज नेताओं में नहीं आएंगी, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारे अंदर होगी तो हम नेता ऐसा चुनेंगे जिसके अंदर ये सब चीजें होंगी, और फिर वो नेता ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसके अंदर ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, और फिर उसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। सिर्फ इलेक्शन करवा लेने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है, दैट इज वाइडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर। वाइडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पर आप देखेंगे, जहां पर ये सब चीजें हों, जहां पर ये सब चीजें हों, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, साइंटिफिक और रिलीजियस प्लूरलिज्म, ये सब चीजें हो। और इसीलिए ये वाइडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, किसके अंदर कुछ सब्सटेंस है साहब। ये प्रोसीजर के ऊपर, सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर लेकर नहीं बैठी कि भाई पार्लियामेंट, सुंदर सी पार्लियामेंट हो, वहां पे लोगों को भेजें, ये प्रोसीजर पे नहीं, ये तो प्रोसेस हो गया। पर मान लीजिए अगर एक सुंदर सी पार्लियामेंट है, तुम लोगों ने क्या करा, इलेक्ट कर दिया, हम लोगों ने इलेक्ट कर दिया किसी एक पर्सन को, पार्लियामेंट में भेजा दिया। समझ में आ रहा? अब वो कह रहा है कि भाई ये फलाना जो लोग है, कम्युनिटी है, उसको मार दो। तो यहां तक तो डेमोक्रेसी फॉलो हो गई, पर इसके आगे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही ना। ये एंटी डेमोक्रेटिक बनाने लग गया सब चीजें, सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। देन ओनली वी कैन से कि रियल सेंस में डेमोक्रेसी, इसका मतलब तब होगा, ठीक है, जब ये सब चीजें होंगी तब रियल सेंस। ये तो प्रोसीजर है भाई डेमोक्रेसी के अंदर, पर लोग ही तुम्हारे खराब है। मान लो भारत के अंदर तो बहुत अच्छी, भारत की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है बच्चों। हम जानते हैं, हमने इंदिरा गांधी को भी सबक सिखा दिया। इंदिरा गांधी उस टाइम जब 1971 के अंदर भारत के दो, उसके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुकी थी, ऑटोक्रेटिक हो गई। कुछ ही सालों के अंदर 1977 तक तो हमने इसको हटा दिया इंदिरा गांधी को, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बना दी। क्या करिश्मा रहा होगा उस वक्त 1971 में, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए साहब। पर ऑटोक्रेसी तो हमने आज तक सहन ही नहीं करी, किसी की भी हो चाहे वो। तो हमारा ऑटोक्रेट ज्यादा से ज्यादा 10 साल टिकेंगे हमारे यहाँ पे। हमारी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। ये कहने की बात है कि लोगों को कुछ पता नहीं, कॉमन मासेस के अंदर बहुत अवेयरनेस है। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम सीरिया के अंदर देखो, यहाँ पर सीरिया क्यों, बगल में चल जाओ, पाकिस्तान में देख लो, वहां के लोगों की बात सुन लो तुम, वहां के न्यूज चैनल खोल लेना कभी, और वहां के लोगों की, न्यूज वालों की बात सुनो, वहां के लोगों की भी बात सुनो, पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है हमें और उनमें। कोई अवेयरनेस नाम की चीज ही नहीं है। अल्लाह ताला करते रहते हैं हर चीज में, कि भाई तुम भारत को हरा दोगे क्या? हरा देंगे। कैसे हरा दोगे? कि हमारे पास, तुम्हारे पास वेपन तो है नहीं, है कुछ है ही नहीं, हथियार वत्यार, कैसे हरा दोगे? बोले अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला की थोड़ी ना लड़ेंगे। ये सब चीजें उनके क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, वो उसके अंदर रिलीजियस डायमेंशन ही सिखाया जा रहा है उनको। समझ में आ रहा? तो ये चीजें आपको इसके अंदर समझनी चाहिए कि भाई आपका साइंटिफिक आउटलुक बने, आप मल्टीकल्चरिज्म को फॉलो करें, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करें, तब जाकर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाएगा। तो पाकिस्तान को कैसे बोल दोगे जब वो इस्लामिक स्टेट है? तो हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, प्रिंसिपल क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, साइंटिफिक आउटलुक, रिलीजियस प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, पीस, हार्मनी, ये सब चीजें हों तब जाकर। दिस इज नोन एज वाइडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी पे कभी क्वेश्चन आ जाए तो भाई ये दिमाग लगा दें, कभी लिखने को आ जाए तो ये दिमाग लगा दें। ये कहीं पॉलिटी की किताबों में नहीं मिलेगा आप तुम्हें।
ठीक है, लेक्चर्स में भी कम, क्योंकि आइडियोलॉजीज है ना, सबको नहीं पता है ना आइडियोलॉजीज, आपके 90% कंपिटिटर्स को नहीं पता है, बिलीव मी और नॉट। आप पूछ लें किसी से भी, आप उसको एक क्वेश्चन देना कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, तो कोई बोलेगा कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए फॉर द पीपल। आप बोले क्या पता है, तो हिटलर के टाइम में ये सब था, वो कंफ्यूज हो गया, गया वो काम से, उसको कंफ्यूज रहने बताओ मत, फिर उसको कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मजाक कर रहे, कंफ्यूज रहने दो थोड़ा, वो उसको ऐसे, उसको भी तो मेहनत करने दो, किताबों में मुंह मारेगा तब जाकर उसको पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो वाइडर सेंस डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ, आप कह सकते हैं कि आप कैसे जी रहे हैं, इन विच डेमोक्रेटिक आइडियल्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, पार्सल ऑफ लाइफ। Therefore, democracy in the widest sense is a system of value instead of institution और प्रोसीजर के ऊपर उठकर जब सोचेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। तो इंडिया किस तरह की, देखो हम हर चीज में, देखो अगर तुमने देखा हो तो हर चीज में हम पढ़ रहे हैं कि इक्वालिटी जो है सर दो तरह की है, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी जो है दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें जो पता था अभी तक नेगेटिव के बारे में पता था, पर हम फॉलो क्या कर रहे हैं कंट्री के अंदर, वो पॉजिटिव कर रहे हैं। हम कितने ज्यादा इग्नोरेंस में जी रहे हैं, ये सोच कर देखो, है ना। लिबर्टी, हमको जो पता था लिबर्टी का जो क्वेश्चन आता तो हम नेगेटिव लिबर्टी को चूज करते हैं, लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सही बात है साहब, लगा दो टेक। पर हम जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव नोशन ऑफ लिबर्टी को फॉलो कर रहे हैं। हम जो डेमोक्रेसी को जानते थे, ठीक है, वो क्या जानते थे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को जानते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल लिख कर आते हैं पहला वर्ड। पर हमको जो समझना है हम सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के बारे में, वाइडर सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम फॉलो कर, हम ये फॉलो, हम जानते कुछ और है और हम फॉलो कुछ और कर रहे हैं। हम इग्नोरेंस, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस में रहना, कैसा लगना कि पता है पर पता नहीं है, जो पता है वो गलत पता है, और इसीलिए इस चीज के कारण जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो गलत होता है। और फिर तुम कहते हो सर पढ़ तो बहुत रहे है भी सर सब कुछ, सर हमारे आगे सर एक दिन हम जा रहा था तो गधा शर्मा के बैठ गया, हमने बोला गधे से क्या हुआ, बोले यार तू मेहनत कर रहा है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं सर हम, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब तुमको ये चीजें पता है, ये चीजें पता है जो है नहीं, सिस्टम को हम फॉलो ही नहीं कर रहे उसको, और उसके ऊपर क्योंकि तुमने देखा ही ये सब है, सुना ही ये सब है ना, तो फिर कैसे करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड वैल्यू सिस्टम में जीरो, अगर एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ लिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। अब एक बचा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि देखिए, रिपब्लिक का मतलब एक चीज होती है जैसे मोनार्की, मोनार्की, मोनार्की में क्या है कि जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट है ना, वो उसका इलेक्शन की जरूरत नहीं है उसके अंदर, ये भाई राजा है, इसमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। राजा मर गया तो राजा मर गया तो इसका बेटा है, बेटा मर गया तो बेटा मर गया तो उसका भी बेटा है, इसको बोलते हैं अपन मोनार्की, जिसमें हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना, दैट इज नॉट इलेक्टेड वन, इलेक्टेड वन नहीं, ठीक है। जैसे हम गए, अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के अंदर एक्चुअल में मोनार्की प्रैक्टिस है, मोनार्की चल रही है, हेड ऑफ स्टेट, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है ना, वहां पे जो होता है किंग क्वीन, ठीक है, क्वीन का बनता है, अभी क्वीन मरी उनकी, ठीक है, उनका डेथ हो गया, राइट, तो फिर उसके बाद फिर दूसरा प्रिंस बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। पर वहां पे पावर नहीं होती, सेरेमोनियल हेड है, ठीक है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पर यहाँ पे इलेक्टेड नहीं है ना, ये हेड है ना, हेड जो है वो इलेक्टेड नहीं है। हमारा भी हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी नहीं है हमारे हेड ऑफ स्टेट, हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होने का मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है तो ये क्या होना चाहिए, साहब इलेक्टेड होना चाहिए। क्या हमारे प्रेसिडेंट ऐसे ही हमने उठा के बता दी किसी को, नहीं, हेरिडिटरी बनते नहीं, ठीक है। कोविद जो राष्ट्रपति थे कोविद, ठीक है, वो थोड़ी ना है कि उनका, उनके बेटी थोड़ी ना बनी है प्रेसिडेंट,
अलग से इलेक्शन हुए साहब, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए वो अलग बात है, पर इलेक्शन तो हुए ना, यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं होते। तो रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहां पर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। रिपब्लिक उसको बोलते हैं जहां पे हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी नहीं है कि एक या दूसरे के पास आ गया, ठीक है, सक्सेशन के अंदर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम, है ना, तो आप ये देखेंगे तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो रिपब्लिक के अंदर इस तरह से होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखेंगे हेड ऑफ स्टेट कौन है सबसे पहले, अच्छा प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। I hope this is clear. A democratic polity can be classified into two category, monarchy या फिर रिपब्लिक। मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो एंजॉयज हेरिडिटरी पोजीशन, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस जन्म लेना है राजघराने के अंदर, बस फिर सारे काम क्या है, फिर तो मरने का वेट करना है, कब ये मरेगा और कब मैं मरूंगा, मैं बनूंगा, ठीक है, वो करना है, उसको वेट करना है। दैट ही कम्स इनटू द ऑफिस थ्रू द सक्सेशन, एग्जांपल ब्रिटेन। समझ में आ रहा है? इन द रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड, ठीक है, जैसे एग्जांपल यूएसए, जैसे एग्जांपल इंडिया। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has a elected head called the president. वो एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्शन हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्लियर हो गया। व्हाट इज अब कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडिया, व्हाट इज सोशलिज्म ये क्लियर हो गया, व्हाट इज सोवरेनिटी ये क्लियर हो गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी ये क्लियर हो गया, व्हाट इज सेकुलरिज्म ये क्लियर हो गया, व्हाट इज रिपब्लिक ये अपन को थोड़ा कबड़ा अपना क्लियर होना चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स अपन याद कर लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर वो पूछे जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो अभी एक बस 10 मिनट के अंदर उसको क्लियर कर देते हैं। एक तो चीज ये पूछा जाएगा सबसे पहले, अब फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कुछ कुछ फैक्ट्स अपन प्रेम्बल के बारे में समझ रहे हैं। तो अब जो टॉपिक है दैट इज व्हाट सम फैक्ट्स ऑफ द प्रेम्बल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई ओरिजिनल प्रेम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी, ये 4 वर्ड थे नहीं, एंड भी एक वर्ड है, राइट। तो कभी कभार ऐसे पूछते थे बताओ कितने वर्ड हुए, 4, पर ऐसे क्वेश्चन है ना अब आने बंद हो गए, पहले आते थे बहुत सारे, पर फिर भी याद तो रखना है कभी भी आ जाए। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया। कभी पूछे ना कितने वर्ड को इंसर्ट करा गया, तो वर्ड कितने, 1 2 3 4, एंड भी एक वर्ड है, एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां पर देखो यूनिटी ऑफ नेशन था, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी फिर इसके अंदर डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये पूछा जा सकता है सेकुलर बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां आता है, तो एक प्रेम्बल में आता है, ठीक है, और एक आर्टिकल 25 के अंदर आता है। मैंने बताया आर्टिकल 25 के अंदर भी सेकुलर, और कहीं पे भी नहीं है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अब ये बताओ ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमसे क्या पूछवाना चाहता है, ये पूछवाना चाहता है कि भाई तुमको प्रेम्बल मुंह जबानी याद है कि नहीं है, तुमको फंडामेंटल राइट मुंह जबानी याद है कि नहीं है, कंठस्थ कैसे घूम रहे हो बिना प्रेम्बल फंडामेंटल राइट करे कंठस्थ। तो उसके लिए पूछेगा वो कि बताओ कि सोशल जस्टिस कहां लिख रखा है प्रेम्बल के अंदर। अब भाई साहब क्या करें, एकदम से ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करें। इसका मतलब क्या है, वो यही तो पूछना चाह रहा है कि जहां जहां लिख रखा है वो चीजें तुम्हें कंठस्थ होनी चाहिए। डीपीएस में लिख रखा है, एक प्रेम्बल में लिख रखा है, समझ में आ रहा है। बताओ कि जो प्रेम्बल है उसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस है कि नहीं है। भाई प्रेम्बल भूल गए यार, जस्टिस क्या था, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये भूल गए आगे की लाइन। ये इसलिए पूछा जाता है कि बताओ लिबर्टी किस किस चीज की लिबर्टी है, अब भूल गए भाई, इसके अंदर ये था कि नहीं था, है ना। कल्चर की लिबर्टी ऑफ कल्चर था कि नहीं था, वो पूछ लेगा, कल्चर भी दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको कंटेस्ट, तो इसलिए प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके टेस्ट में भी मैंने डाल दिए जिससे कि आप थोड़े से अवेयर रहें कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखें प्रेम्बल के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, तो हिस्टोरिकल डायमेंशन अगर हम देखें पहले से ही था, यूनिटी तो पहले से ही था अंकिता, ठीक है।
अब देखो लेजिस्लेटिव, अगर हम देखें प्रेमबल का जो कहां पर होगा, प्रेमबल पहले कहा था, तो 1919 के एक्ट के अंदर प्रेमबल जैसा कुछ चीज रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और उसका एक सेपरेट प्रेमबल बनाया गया। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये प्रेमबल जो है वो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टाइल है हमने कॉपी कर ली, ठीक है। पर 1919 के एक्ट के अंदर ही था प्रेमबल, 1935 में कोई प्रेमबल नहीं था फिर। 1935 का सिर्फ एक्ट आया, समझ आ रहा है? तो अगर हम देखें, हमसे पूछा जाए कि प्रेमबल सबसे पहले इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन से एक्ट में आया था, बताओ। अब भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आ रहा है, सॉरी इंडियन काउंसिल इंडियन चार्टर एक्ट 1909 आ रहा है, 1919 आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आ रहा है और ये आ रहा है कि भाई 1861 का काउंसिल एक्ट आ रहा है, बताओ। और हमें क्या पता साहब किसमें, तो ये चीजें याद रखनी होती है फिर। 1919 के अंदर दो चीजें ना, देखो 1919 को अपन ने ऐसे याद करा था, तो इसके अंदर एक क्या होगा, एक तो अपना एक्ट है और दूसरा अपना प्रेमबल है। आपने कहा था ना इसके अंदर ये बाई कैमरलिज्म 1919 बाई डाई की इस तरह से याद कर लेना, है ना। तो ये इसके अंदर एक प्रेमबल आया था, तो 1919 में था, भूलोगे नहीं कभी। अब क्या है कि आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखिए इन द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, for the first time the government of India 1919 Montego Chelmsford reforms had a separate preamble. However, Government of India Act 1935 के अंदर फिर कोई preamble नहीं था कि अगले में भी preamble नहीं। ठीक, एक तो ये पॉइंट याद कर लेना है ना, याद हो ही गया होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ कुछ लोगों ने preamble को कुछ कुछ बोला है, तो उन सब लोगों के नाम याद होने चाहिए। कि जैसे ये देखो, ये पालकी दिख रही है तुम्हें, पालकी, और ये एक पालकी के अंदर आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा है ना, इसको देख लो एक बार अच्छे से कि एक पालकी दिख रही है, आइडेंटिटी कार्ड, उसके अंदर कौन जा रहा है, आदमी नहीं जा रहा, उसका आइडेंटिटी कार्ड जा रहा है। सोच के देखो, है ना, यहाँ से दो लोग उठा रहे हैं, बोले बड़ी हल्की सी पालकी है, क्या चक्कर है, बाद में पता चला आदमी नहीं, आइडेंटिटी कार्ड है। कैसे याद करोगे कि एक अपने जो है पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका नाम था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे N.A. पालकी वाला, पालकी से याद करो। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है कौन, प्रेमबल। याद हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है प्रेमबल। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो ये इस तरह से आपको याद करना है, ये चीज याद करोगे। इमेज इसीलिए पहले दिखाई तुमको, इमेज के अंदर आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, तो मतलब पालकी के अंदर, तो पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड बोला, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर एक बार पढ़ लिया बस, बार बार में इसको याद करने से टाइम वेस्ट मत करो। इसमें कोई तुमको कंसेप्ट तो है नहीं है कि और कोई नॉलेज आ जाएगी, पालकी वाला ने खाया तो पालकी वाला ही गाएगा, 10 दिन बाद भी पालकी वाला ही गाएगा। तो इसको बार बार में पढ़ने की जगह अपन इस तरह से कुछ याद कर लेंगे। आपने देखा अभी तक कोई भी फैक्ट आया तो आपको कोई मुश्किल नहीं आई उसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज मैं अपनी तरफ से 100% कर लूंगा, पर आप भी ऐसे बनाए, आपको भी कुछ कुछ चीजों के अंदर बनाना पड़ेगा जो आपको याद नहीं हो रही है। जनरल चीजों में तो मैं बना के दे दूंगा तुमको। दूसरा है ना, एक आदमी था, उन्होंने कहा हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप मतलब कुंडली। अब भाई अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, तो हमेशा वो एक आदमी रखता है अपने साथ कि वो जो है ना पूरा का पूरा बही खाता देखता है उसका, है ना, कि अकाउंट्स चेक कर रहा है, सारा सारा अकाउंट चेक कर रहा है, पूरा उसको कुंडली जो होता है उसके हाथ में होता है। किसके हाथ में, उस आदमी में। और उसको प्यार से बोलते हैं मुंशी। तो हॉरोस्कोप किसने बोला कि मुंशी, ये भी याद हो जाएगा। तो के मुंशी जो है ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा प्रेमबल जो है वो हॉरोस्कोप है ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कुंडली है, कुंडली से जैसे आप, जैसे कुंडली का क्या होता है सिस्टम, कुंडली देख के आदमी के बारे में पता लगा लेते हो ना कि अच्छा ये वाला ग्रह इधर है, ये वाला ग्रह इधर है, तो उसका नेचर ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? आप शायद आप लोग बिलीव नहीं करते हैं, पर मैं तो बिलीव करता हूँ। देखो मैं हर चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, जो चीज मुझे नहीं पता है उसके ऊपर तो मैं करता हूँ कि हाँ स्केप्टिक हो सकता हूँ, उस पर रिसर्च कर सकता हूँ, पर मैं उसके ऊपर ऐसे एंटी नहीं होता मैं कभी भी किसी चीज के ऊपर, है ना। ये एक मेरा थोड़ा सा खुद का एटीट्यूड है। तो किसी ने मेरे को बोला कि है ना, आप जो है ना, आपकी कुंडली के अंदर, हर कुंडली में एक एनिमल होता है ना। एक बात बताता हूँ,
कि हर कुंडली में आपका जो एनिमल है ना वो है हाथी। हाथी मतलब आपका जो नेचर है वो हाथी जैसा है। मैंने कहा यार कैसे, ये बताओ। तो उसने बोला हाथी जो होता है ना, अगर मान लो वो कुत्तों के ऊपर ध्यान देने लग जाए, ठीक है, जैसे मान लो कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक, मतलब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको पीछे खींचने जा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देने लगे तो हाथी बहुत परेशान हो जाता है। और मैं उस वक्त था भी इसीलिए परेशान क्योंकि सब लोग कह रहे थे भाई तेरे से नहीं होगा, ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे, भाई तूने क्यों क्यों तूने विजन आइस छोड़ दिया। तो मेरे को एक बताया था ना किसी ने, क्यों छोड़ दिया, और मैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा था बहुत ज्यादा कि भाई कुछ होता तब तो छोड़ता, तो ऐसे ही हीरो बन गया, चश्मा लगा के छोड़ दिया विजन आइस। हाँ, इतना अच्छा जवाब, इतने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। घर वाले भी बोल रहे, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। और फिर मैंने इंस्टीट्यूट भी खोल लिया वहीं पे पुणे के अंदर जाकर। और इंस्टीट्यूट खोलना बहुत मुश्किल है कि उसके अंदर फिर अब तुम्हारा है ना, ये फिर मेरे को किसी ने बोला कि भाई तुम्हारी कुंडली के अंदर एनिमल जो है ना वो हाथी है, और अगर तुम ऐसे परेशान रहोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम इनकी सुनो ही मत। ठीक है, आप देखेंगे ये जो अधिष्ठान है इसका सिंबल है, इसके अंदर भी मैंने हाथी लगा रखा है ये वाला। ठीक है, तो मेरे को उस चीज से फायदा, मैंने फिर ऑब्वियसली कोई भी अगर ऐसा सुनेगा और फिर नहीं सुनेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, बट मेरे को उसका एक तरह से क्या हुआ, वो मेरे लिए पॉजिटिव वर्क कर गया, और एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया, बिना कुछ हुए अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आना बहुत सही चीज है। तुम कुछ भी कर सकते हो, सारे डर मिट जाएंगे फिर तुम्हारे। समझ में आ रहा है? तो वो मेरे लिए कुछ पॉजिटिव वर्क करा, तो मैंने कहा यार पॉजिटिव वर्क करा तो इसको अपने साथ रखो हमेशा, ये चीज। तो उसके ऊपर बिलीव, चाहे वो सत्य हो चाहे ना हो, मुझे तो पॉजिटिव हुआ ना, चाहे भगवान हो ना हो। ठीक है, पर किसी को अगर भगवान हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत दूर हो रहे हैं, ठीक है, उसके उसको जंगल में डर नहीं लग रहा है, तो मान लो ना, क्या दिक्कत है। इतने रिजिड काहे को, नहीं हम तो अच्छिस्ट ही है, अच्छिस्ट रहेंगे, मान लो उसको क्या है। तो रिलैक्स रखो लाइफ के अंदर, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे हमेशा टेंशन में रहोगे, मार्क्स की तरह हमेशा टेंशन में रहोगे, थीसिस एंटीथेसिस ही बनाते रहोगे जिंदगी में। तो जो चीजें मानने की है वो मान लो यार, ठीक है यार, हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, हमको क्या पता कि नहीं है भाई, कुंडली वाले चीज जो है इतने लोग कह के होंगे कुछ कि ग्रह ग्रह का इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है, चलिए वट एवर। तो ये मुंशी जो है ना, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, द प्रेम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इस तरह से बोलता है के मुंशी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। के मुंशी बोलेंगे ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब देखिए कुछ कुछ चीजें और हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिस्कस्ड एंड अडॉप्टेड द प्रेम्बल ऑन 17 अक्टूबर 1949। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कर लिया। The assembly adopted the preamble as presented by the drafting committee after the vote by the assembly. It is worthwhile to note that the preamble was adopted by the constituent assembly after the draft constitution has been approved. जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अप्रूव हो गया ना, उसके बाद प्रेम्बल लगाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार, इसीलिए आप देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल चिपकाया हुआ है, ऐसे अंदर नहीं रखा हुआ। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, ठीक है, वो जो किताब बनी थी तो उसके अंदर प्रेम्बल का ऐसा पहला पेज प्रेम्बल नहीं है, इसके अंदर प्रेम्बल ऊपर चिपकाया गया है, क्योंकि ड्राफ्ट तो बन गया पूरा पूरा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, फिर उसके बाद फिर ड्राफ्ट बन गया, तो उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर प्रेम्बल बना। तो प्रेम्बल जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे चिपका के रखा गया। तो आप ये बात याद रखिए, अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, अब इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिर भी आ जाता है परेशान करने के लिए कि प्रेम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, और बेसिक आइडिया यही है प्रेम्बल का कि इट शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्रेस इन द फ्यू वर्ड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल पढ़ के सबको पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है। ठीक है, अब इस प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पूछा जाता है, क्या प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पहले तो याद कर लो, हाँ है, यस। ठीक है, बट इसके अंदर ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कभी कभार एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी का इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था नहीं है पार्ट, फिर अब केशवनंद भारती के इसके अंदर बोल दिया पार्ट है, तो कभी आ जाए पार्ट है तो हाँ है, हाँ करेंगे ऑब्वियसली, वैशाली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर इसके बाद में है ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो प्रेम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, यस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
एग्जाम में आ जाता है ऐसे, तो अभी आया था प्रीलिम्स में 1-2 साल पहले या 3 साल पहले आया था, ठीक है। प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, यस प्रेम्बल पार्ट है ना। तो पर पहले जब था ना, अगर ऐसे पूछा जाए बेरूबेरी केस के अंदर क्या प्रेम्बल पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल अलग है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का तो पूरा ड्राफ्ट हो गया, तो उसके बाद कहीं से ढूंढ के प्रेम्बल लाकर चिपका दिया, तो ये अलग है, ये अलग है। पर फिर आप देखेंगे केशव नंद भारती केस के अंदर एक एलिबरेट वर्डिक्ट गया जिसके अंदर बोला गया कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंद भारती केस क्या था क्या नहीं था ये सब पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू उसके अंदर अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो हम देखिए प्रेम्बल अगर पार्ट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे लगाते तो ये पार्ट माना गया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा सकते हैं आप इसके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके प्रेम्बल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर बोला। तो हमने कहा कि फिर केशव नंद भारती केस के अंदर था कुछ भी बदल लो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुमको बदलना है बदल लो, फंडामेंटल राइट बदल लो, प्रेम्बल बदल लो, ठीक है, डीपीएसपी बदल लो, सब बदल लो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदल सकता। समझ लो कितना बढ़िया ये है, पूरा एवोल्यूशन बताएंगे इसका ना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। बोले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है साहब, हम बताएंगे, कौन, जुडिशरी। तो फिर बदल लो क्यों कह रहे थे, है ना, ये समझेंगे, है ना। तो उसने ये बोला गया प्रेम्बल जो है वो है, तो प्रेम्बल है उसको अमेंड तो कर सकते हो, पर अमेंडमेंट के अंदर ऐसा नहीं कि तो बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दो उसका, कि आप अमेंड कर करके उसके अंदर से वो चीज निकाल लो जो सेकुलरिज्म निकाल लिया, धीरे धीरे फिर डेमोक्रेसी भी निकाल लो, फिर धीरे धीरे फिर रिपब्लिक भी निकाल लो, ऐसा नहीं, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं छेड़ सकते तुम, अमेंड तो कर सकते हो। इस वाली डायमेंशन में जब बोला था तो केशव नंद भारती केस ने बोला था कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट यूजिंग द अमेंडिंग पावर एज पर आर्टिकल 368, ठीक है। Preamble can be amended only, has been amended only once to the 42nd constitutional, एक बार ही अमेंड करा गया 42nd constitutional amendment, ठीक है। The word secular, socialist and integrity were added in the to the constitution, उसके अंदर इसको एड कर दिया गया था। फिर प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर। अब ये देखो एक क्या है कि प्रेम्बल से, क्या प्रेम्बल को देख के आप कानून बना सकते हैं, नहीं, प्रेम्बल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पर ये जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कुछ, कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपके प्रेम्बल में हम ऐसा नहीं जा सकते। जस्टिफाइबल का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं हो भाई प्रेम्बल में तो लिखा है इसको, फिर आप इसको इनेक्ट करें, ठीक है। प्रेम्बल में तो ऐसा लिखा है, फिर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। प्रेम्बल में तो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो डीपीएसपी के अंदर है हमारे सारे, वो नॉन जस्टिफाइबल है। तो आप कहेंगे भाई सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लिखा होगा, सॉरी, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो जस्टिफाइबल नहीं है कि भाई आप उसको लेकर बैठ जाए कि भाई हमको तो इसके प्रेम्बल की, नहीं, जस्टिफाइबल नहीं है। मतलब कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है कि एनफोर्स कराओगे बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं, क्या आप चल जाओगे कानून के पास कि वैसा एनफोर्स ही करो। तो प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर, ये याद रखो, टू लेजिस्लेचर, नॉन ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना। लेजिस्लेचर को ऐसा नहीं प्रेम्बल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कम करना। इट इज नॉन जस्टिफाइबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये प्रेम्बल की पूरी कहानी है, इसके बाहर कुछ ना आएगा और ना ही आ सकता है, ना अब तक आया है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज अबाउट द प्रेम्बल। अब जो नेक्स्ट है अपन, मैं बता दूंगा आपको 8 PM पर क्लास होगी कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि देखो ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो, राइट। तो जबरदस्ती की अपन छुट्टी करें एक दिन की भी, राइट। तो 8 PM पे क्लास होगी नहीं होगी, आई विल लेट यू नो, ठीक है। बट आप लोग रिवाइज करें बच्चों, ठीक है, रिवाइज करें, जितना रिविजन करेंगे उतना अच्छा है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आई एम देयर विद यू, राइट। 5 PM से पहले अपना एक टाइम टेबल भेज दें मेरे को, जिससे कि अपन वर्कआउट कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।